नमस्ते, मेरा नाम सिद्धांत है, साथ में है अंशुमान तिवारी। ये संडे को 10 बज चुके हैं आपकी घड़ी में, अर्थात शुरू हो चुका है। जी। कैसे हैं अंशुमान जी? बहुत अच्छे हैं, आप बताइए सिद्धांत? मैं भी बढ़िया। और जी। अंशुमान जी, इस बार अर्थात में हम लोग बहुत ही ज़्यादा एंटीसिपेटेड टॉपिक की बात करने वाले हैं, जिसका लोग काफ़ी कमेंट्स में हमसे बोल रहे थे कि सर हाँ। फार्मर्स प्रोटेस्ट पे, किसान बिल पे और कृषि बिल पे और किसान आंदोलन पे थोड़ी बातचीत की जाए, इन सब चीज़ों के आस-पास को समझा जाए, तो उन सब चीज़ों पे हम अब बात करने आए हैं। सबसे आगे आगे बढ़ने से पहले पिछला अंक एक रिविजिट कर लेते हैं। आंगन सूखा घर में पानी, उसका अर्थात का शीर्षक था। और कंपनीज कैसे बेहतर हैं, कॉर्पोरेट्स कैसे एक बेहतर स्थिति में हैं लॉकडाउन के बाद, एम्प्लॉयज को ले ऑफ करने के बाद, प्रोडक्शन गिरने के बाद, सेल्स गिरने के बाद भी कंपनीज कैसे बेहतर स्थिति में हैं, ये पिछले अर्थात में हमने डिस्कस किया था। टाइमलाइन है अर्थात की पूरी यूट्यूब पे पड़ी हुई है, थोड़ा सा स्क्रॉल करेंगे, ठीक पिछला वाला एपिसोड इसके पहले पड़ा होगा, देख जाइएगा मन करे तो। आगे बढ़ने से पहले इस बार इंडिया टुडे हिंदी का अंक, अंशुमान जी क्या है इस बार? इस बार का अंक किसान आंदोलन के एक राजनीतिक पक्ष पर है, क्योंकि ओके। इस आंदोलन में पंजाब और हरियाणा के किसानों की बड़े पैमाने पर भागीदारी है। पंजाब को लेकर कई सारे तरीके की राजनीतिक बहसें केंद्रित हैं। तो इस बार का आंदोलन, जिसमें किसान आंदोलन के साथ जो पंजाब का पर्सपेक्टिव है, पंजाब की राजनीति कैसे इससे उबल रही या बदल रही है, क्या विभाजन है इसके बीच में और उसके राजनीतिक मतलब क्या हैं, ये इस बार की कवर स्टोरी समझने की कोशिश करती है। इसके साथ पंजाब के मुख्यमंत्री से बातचीत भी है। उन्होंने, क्योंकि उन्होंने इस आंदोलन को समर्थन दिया है, नए कानून तैयार किए हैं, जिन्होंने केंद्र के कानूनों का विरोध किया है। तो इस पूरे आंदोलन का जो राजनीतिक पक्ष है, और खासतौर से पंजाब की राजनीति क्यों इसके केंद्र में है, इस पर केंद्रित इस बार की इंडिया टुडे की कवर स्टोरी है। बढ़िया, पढ़ने लायक और काफी ज्यादा कुछ जानने लायक चीजें मिल सकती हैं इस जी। अंक में। जी। मौजूदा अर्थात अ, धुआं धुआं सा यहाँ से उठता है, उसका शीर्षक जी। आपने दिया है। या। मैं अर्थात को पढ़ रहा था और तमाम जो हेडलाइंस हैं इस समय की, तमाम की तमाम बातें हैं, उन सब चीज़ों को देखते हुए आप दुष्यंत कुमार के एक शेर से बातचीत शुरू करते हैं। बातचीत शुरुआत में आती है एक छोटी-सी कहानी में, दुष्यंत कुमार का शेर आता है उसमें आपकी अर्थात में इस बार में। फिर किसान बिल के आस-पास की बातें हैं, केंद्र के इन्वॉल्वमेंट पर है, मतलब स्थिति ऐसी है कि केंद्र बोल रहा है, "अरे यार मेरी बात समझो, हम तुम्हारी भलाई चाह रहे हैं।" और एक बड़ा तबका है जो दिल्ली को घेर कर बैठा हुआ है और वो बार-बार बोल रहा है कि साहब हम आपकी बात तो सुन रहे हैं, हम कागज़ भी पढ़कर बैठे हैं जिसमें आपकी बात से शायद आपकी बात समझ में नहीं आती इस कागज़ को पढ़ने के बाद। वो तबका ये बोलता है। फिर उस पर वो फैक्ट्स बहुत ही ज़्यादा आई ओपनिंग थे जिसमें जो 2014 के बाद एक रेडिकल शिफ्ट आया है फार्म एक्सपोर्ट्स में, जिसका आप ज़िक्र कर रहे हैं अपने अर्थात। अ, बताइए अंशुमान जी, क्या है मसला? अब ये बहुत एंटीसिपेटेड टॉपिक सिद्धांत, जैसा आपने कहा, हम इस पे पिछले हफ्ते भी चर्चा कर सकते थे, इससे पहले भी कर सकते थे, लेकिन हमें समझने की कोशिश कर रहे थे कि सरकार इस पर क्या रुख लेती है। बहसें जो हैं वो 3 हिस्सों में बटी हुई हैं, 3 अलग-अलग आयाम है बहसों के। एक बहुत हाई ओपिनिएटेड, बहुत वैचारिक ढंग से राजनीतिक खाँचों में बटी हुई राजनीतिक बहस जी। है। जिसका जिसका इस कानून के, कृषि की अर्थशास्त्र से या इसके विधायी व्यवस्था से लेना-देना नहीं है। वो पूरी की पूरी राजनीतिक बहस है कि कौन इसको समर्थन दे रहा है, क्यों इसको समर्थन दे रहा है, किस या राज्य के, ब्लेम ब्लेम शिफ्ट करने की बात और जो ब्लेम है। शिफ्ट करने की बात है, और उसमें अलग-अलग तरीके के इंटरप्रिटेशन है। किसी कोई कहता है पंजाब हरियाणा के किसानों का आंदोलन है, और उसमें बहुत सारे अलग-अलग आयाम हैं, बहुत सारे काउंटर नैरेटिव हैं कि आप ये कह सकते हैं कि तमिलनाडु के किसान जब 1-2 साल पहले भारत दिल्ली में आंदोलन कर रहे थे, तब पंजाब के किसान उनके साथ नहीं थे, या महाराष्ट्र के किसान जब महाराष्ट्र में आंदोलन कर रहे थे, तब अलग-अलग क्षेत्र के किसान नहीं थे। ये सारे विषय जिन पर अलग से चर्चा हो सकती है कि भारत के हर राज्य की कृषि का स्वभाव, चरित्र अलग-अलग है, उनकी चुनौतियाँ और उनकी समस्याएँ अलग-अलग और हैं, और इसलिए ये इस तरह के सिलेक्टिव सवाल हमेशा उठते रहे हैं, इस हाँ, समय हाँ। क्यों और इस राज्य के ही हाँ, किसान क्यों? तो ये जो व्हाट अबाउटरी है, इसके पीछे भारत के कृषि अर्थशास्त्र को, कृषि की चुनौतियों को, हर राज्य के किसानों की आर्थिक परिस्थितियों को समझकर हमें समझ सकते हैं कि चुनौती कहाँ है। तो ये एक राजनीतिक सवाल है। राजनीतिक तर्क में आप भरोसा नहीं कर सकते। 2012 में जो लोग जिन सुधारों को गलत बता रहे थे,
20 में वही वही सारे सुधार सही हैं। वहां उस समय तो कम से कम जो कंपनियां आ रही थी वो ये कह रही थी कि हम एक सप्लाई चेन बनाएंगे, हम इंडिया में रिटेल नेटवर्क बनाएंगे, किसानों का सामान ले जाकर प्रोसेस करेंगे और कंज्यूमर्स को देंगे। तो हम राजनीतिक बहस में अगर लोगों ने, दर्शकों ने अपने अपने खेमे बांध लिए हैं, तो हम उस बहस की तरफ इसलिए नहीं जाना चाहते क्योंकि वो बहस दरअसल मूल बहस है नहीं। हाँ, तो दर्शक हम लोग इसका खेमा छोड़ के बातचीत सुनिए। हाँ, हाँ। तो दूसरा दूसरा महत्वपूर्ण हिस्सा है वैधानिक का, कानूनों का हिस्सा। स्वाभाविक रूप से अगर कोई भी व्यक्ति इन कानूनों को पढ़े तो उसे लगेगा कि ये भारत में सबसे बैडली ड्राफ्टेड कानून है। इन ओके। कानूनों की जो भाषा, इनके का जो ड्राफ्ट है इनमें उनमें बहुत बहुत सामान्य किस्म के, बहुत कॉमन सेंस के सवाल उठते हैं कि आप एक कंज्यूमर को जो सुविधा देते हैं वो भी आप एक किसान को देते नहीं। कि अगर एक एक कंज्यूमर कहीं से दुकान से कोई सामान खरीदता और वो डिफॉल्ट होता है सेलर अपने कमिटमेंट में, तो उसके लिए कोर्ट मौजूद है, पर फार्मर क्यों नहीं जा सकता? इस तरीके के सवाल हैं। मुझे कहीं ना, जब मैं किसानों से बात कर रहा था और इसे समझने की कोशिश कर रहा था दिल्ली के बॉर्डर के आसपास, तो एक चीज मुझे बड़े स्पष्ट रूप से समझ में आई, सिद्धांत आप भी गए होंगे, किसानों को कोई भ्रम नहीं है है हुँ, है जैसा कि कहा जा रहा है। उन्होंने इन कानूनों को, ये कानूनों की एक त्रयी है, जो तीन कानून एक साथ आते हैं। अगर अलग अलग आए होते तो शायद इसके इंटरप्रिटेशन बिल्कुल अलग होते। क्योंकि कानून तीन एक साथ आए हैं, इनके पीछे सरकार की कुछ नीतियों का भविष्य का अतीत है, जिसके एनेक्डोट किसानों के पास हैं, जिनके अपने अनुभव हैं। कुछ हाल की मंदी है जिसने किसानों को परिस्थितियों के बारे में ज्यादा चिंतित किया है, क्योंकि वो देख रहे हैं कि बेरोजगारी बढ़ रही है, कंपनियां लोगों को निकाल निकाल रही हैं। तो बहुत सारे ऐसे परिवेश हैं जिनके कारण इन कानूनों को में जो मस्ट और मे का फर्क है, समझना हुँ, पड़ेगा। कानून की भाषा में मे और मस्ट में बड़ा फर्क होता है। कानून में जहां में लिखा हुआ है वहां उसका स्वाभाविक इंटरप्रिटेशन या उसकी स्वाभाविक व्याख्या कंपनी के पक्ष में हो सकती है, किसान समझ रहा है। और मस्ट वहां नहीं लिखा हुआ है जहां किसान का हित संरक्षित होता है। और हुँ, कानूनों के मामले में एक चीज हमारी समझ बहुत स्पष्ट होती है कि कानूनों की व्याख्या होती ही है, इसीलिए वो बनाए जाते हैं। हुँ। कानूनों में हमेशा कुछ सिनेरियोज होते हैं आप और उसका उन अनुवाद सिनेरियो, करिए। हाँ, नहीं उसकी व्याख्या करिए, क्योंकि हुँ, अदालत में जाते हैं तो आप उसकी व्याख्या करते हैं और उसमें कुछ हुँ, सिनेरियोज होते हैं, कुछ ऐसे परिदृश्यों की संकल्पना की जाती है कि यदि ऐसा हुआ तो कानून क्या करेगा, हुँ, यदि ऐसा हुआ तो कानून क्या करेगा, यदि ऐसा हुआ कि हमको कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग में स्पॉन्सर कंपनी ने धोखा दिया तो क्या डीएम हमारी बात सुनेगा कि कंपनी की बात सुनेगा? हुँ, जो आर्बिट्रेशन कमेटी बैठेगी वो किसकी बात सुनेगी? अदालत का उस पर नियंत्रण नहीं। तो इस तरीके के इन तीनों कानूनों में प्रावधान है। और मुझे लगता है कि जिन्होंने इस कानूनों का अध्ययन किया, बहुत सारे लोग तो बगैर कानून पढ़े हुए हुए इस पे प्रतिक्रियाएं दे रहे हैं, लेकिन जिन्होंने इन कानूनों का अध्ययन किया है वे ये मान रहे हैं कि इन कानूनों की ड्राफ्टिंग में कहीं समस्या थी और इसीलिए शायद सरकार उसे क्लैरिफाई करने के लिए, उसे ठीक करने के लिए, उसे स्पष्ट करने के लिए सामने ला रही है। और किसानों ने उस इनके जो अंतर्निहित अंतर विरोध हैं उन्हें समझने की कोशिश की। जी, तो ये दूसरा मुद्दा है। कानूनों को लेकर काफी कुछ चर्चा है, तो इसलिए हम उन कानूनों के उन प्रावधानों की व्याख्या पे नहीं जाएंगे। आपने शायद ललन टॉप में इस पर चर्चा भी की होगी कि कानून का प्रावधान क्या कहता है जी, और उसको विरोध करने वाले लोग या उस पर शक करने वाले लोगों का मंतव्य का कहना क्या हाँ, है, और सरकार का पक्ष क्या है। लेकिन सरकार ने कहा हम उसे और स्पष्ट करेंगे, हम बाकी चीजें करेंगे। अब हम तीसरे मुद्दे पर आते हैं जो इस पूरी बहस से मिसिंग है जो पूरी इस बहस से बाहर है। और वो ये है कि ना तो ये राजनीतिक बहस है, हमें समझना पड़ेगा कि कोई देश में ऐसा नहीं कि आंदोलनों का माहौल चल रहा है, कोई हुँ, ऐसा नहीं कि देश में केंद्र सरकार बहुत अनपॉपुलर हो गई है, हुँ, ऐसा नहीं कि देश में लोग हर जगह आंदोलन ही कर रहे हैं। ऐसा नहीं कि ये कोई बड़ा राजनीतिक आंदोलन खड़ा किया गया है। कहीं ना कहीं किसी न किसी लेवल पर किसानों और सरकार के बीच या सरकार के नीति निर्माताओं और किसानों के बीच एक गहरा ट्रस्ट डेफिसिट है, एक भरोसे की, एक विश्वास की भरोसों की कमी है। कमी। विश्वास और भरोसे की कमी है। ऐसा नहीं कि कोई देश में एनार्की या अराजकता का माहौल है, और ऐसा भी नहीं कि आंदोलन अचानक किसी एक तत्कालिक घटना के कारण खड़ा हो गया। आंदोलन को चलते हुए आज 2 से 3 महीने से ज्यादा होते जा रहे हैं। पहले पंजाब में चलता रहा है, उसके बाद दिल्ली आया है। तो इस पूरी प्रक्रिया में जो भी भ्रम, संदेह, सवाल थे वो हल हो जाने चाहिए थे अगर ये आंदोलन सिद्धांत इंस्टेंट होता। तो कहीं ना कहीं ये ट्रस्ट डेफिसिट है एक चीज। दूसरी महत्वपूर्ण बात जो राजनीतिक और कानूनी तौर पर और इन सुधारों के संदर्भ में समझना जरूरी है, दूसरी महत्वपूर्ण बात यह कि सरकार अपनी पूरी क्षमता और ताकत के बाद भी
इस मौके पर, इस समय, आज के समय में, आज का समय जब मैं कहता हूं तो मैं कहता हूं पिछले 5 साल की परिस्थितियां और अगले 5 साल की परिस्थितियां। जी। किसानों के पास पिछले 5 साल का जो डेटा, उनका अतीत, जो उनके 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 अनुभव हैं, और अगले 5 साल जो उन्हें दिख रहे हैं, उन परिस्थितियों में सरकार इस कानून के जरिए ये उन्हें समझाने में असफल रही है कि आखिर उनकी आज की समस्याओं का समाधान इस कानून से कैसे निकल जाएगा। हुँ, आज जो वो एग्रीकल्चर में, इस समय कृषि में जो वो फेस कर रहे हैं, इस हुँ। समय जो उनकी क्राइसिस है, इस समय जो उनके संकट है, उनका समाधान स्टॉक लिमिट खत्म कर देने से और 100% प्राइस इंक्रीज की छूट दे देने से, एमआरपी तय कर देने से, या कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग को कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग देश में मौजूद थी, पहले से काम चल रहा था और उसमें लोगों के अच्छे बुरे दोनों तरीके के अनुभव हैं। आपके पास भारत में बहुत सारे ऐसे किसान मिलेंगे जिनके खराब अनुभव हैं, हुँ, गुजरात में, उत्तर प्रदेश में, और बहुत सारे किसानों के अच्छे अनुभव हैं महाराष्ट्र और जयपुर में। हुँ, पर हमें पता नहीं, सरकार ने भारत में कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग पर कोई श्वेत पत्र जारी नहीं किया, ये नहीं हुँ, बताया कि एफपीओस पूरे देश में कहां कितने अच्छे तरह से काम कर रहे हैं। आप दोनों तरफ की चीजें सुनेंगे और जाएंगे जमीन पर तो आपको पता चलेगा कि बहुत जगह किसानों को नुकसान हुआ है, बहुत जगह किसानों को उससे फायदा हुआ है, और आमतौर पर जो व्यापार इस तरीके के सुधारों में ये समस्या होती है। पर आज की परिस्थिति में ये कानून, प्राइवेट मंडियां बनाने का कानून, और ये जो त्रयी है कानूनों की, और जो तीसरा, जो पहला कानून है जिससे कि स्टॉक लिमिट बढ़ाने का कानून, ये किसानों की मौजूदा समस्या का, आज की समस्या का समाधान कैसे करेंगे, इस समय उनकी चिंताएं क्या हैं, इस समय उन्हें इन इन सारे कानूनों पर या सरकार की मंशा पर शक क्यों हो रहा है, उस सरकार की मंशा पर शक क्यों हो रहा है सिद्धांत, जिसने भारत में किसानों के खाते में पहली बार सीधे पैसा भेजना शुरू हुँ। किया, जो 2000 रुपए तिमाही के हिसाब से किसानों को सीधी सहायता दे रही, राज्यों की सरकारें किसानों के खाते में सीधे पैसा डाल रही हैं। मतलब ये अब वो बात है जिसने 2019 के लोकसभा चुनाव के समय सबसे ज़्यादा हल्ला मचाया था। सब, जी वही मैं कह रहा हूं, आप समझने की कोशिश करी करी ये बात, तो ये दूसरी, ये वो सरकार है जिसने, कुछ भी आप बहस करें, लेकिन एमएसपी बढ़ा ना भारत में, डेढ़ डेढ़ गुना किया गया, जिस भी फार्मूले से आप माने एमएसपी बढ़ाया गया। हुँ, वो सरकार जिसने किसानों को सीधी सहायता देने की बात की, जो कहीं ना कहीं इस बात का स्वीकार था कि भारत के किसानों की हालत बहुत खराब है, वो गरीबी की स्थिति में, उनको महीने में 6 से 7 हजार रुपए कमाने की भी नौबत नहीं आती है, इसलिए उनको नगद सहायता की जरूरत है, नहीं तो वो गरीबी में धंसे चले जा रहे हैं। वो किसान, जिन किसानों को सीधी सहायता दी गई, जिन किसानों को एमएसपी दिया गया, वो सरकार के इस क्रांतिकारी रिफॉर्म को, एक क्रांतिकारी है कि नहीं है इस पर बहस है सरकार के भीतर, पर इस रिफॉर्म पर, इस सुधार पर वो भरोसा क्यों नहीं कर पा रहे, वो ये क्यों नहीं मान पा रहे हैं कि जो आप हमें दे रहे हो वो हमारे भले के लिए आ रहा हुँ, है। और ये कोई तात्कालिक बात नहीं है, ये 11 दिन का दिल्ली आंदोलन नहीं है, इस आंदोलन की जड़ें पंजाब में लंबे समय तक रही और उसमें लोगों ने इस आंदोलन को समझने की, इसके इसके इन कानूनों को समझने की, इनके प्रावधानों को समझने की, किसान के अपने एनेक्डोट्स हैं, किसान के हुँ, अपने एक्सपीरियंस हैं, उनके अपने अनुभव हैं, उनके अपने आंकड़े हैं, उनसे जोड़कर इसे समझने की कोशिश की है। तो बुनियादी मुद्दा कहाँ, जो मैंने, आपने दुष्यंत के जो शेर का जिक्र किया, कि कहानी ये है कि साहब एक गांव के लोग इस बात से बहुत परेशान थे कि वो भरपूर पैदावार कर रहे थे लेकिन फिर भी गरीब होते जा रहे थे, हुँ, मतलब उनकी मेहनत में कोई कमी नहीं हुँ, थी वो रिकॉर्ड बनाते थे पैदावार का, वो रिकॉर्ड आलू पैदा करते थे, रिकॉर्ड मूली पैदा करते थे, रिकॉर्ड गेहूं पैदा करते थे, रिकॉर्ड चावल पैदा करते थे। उनके उस रिकॉर्ड को लेकर सरकारें पूरी दुनिया में ये बताने जाती थी कि भारत की खेती कितनी समृद्ध है, देखिए यहाँ हर साल पिछले साल से ज्यादा उत्पादन होता है, हर साल पिछले साल से ज्यादा सरकार खरीद हुँ, लेकिन वो गरीब होते जा रहे थे। हुँ, उन्हें यह पता था कि कुछ ना कुछ गड़बड़ है हमारे कामकाज की इकोनॉमिक्स में, हमारी मेहनत में कोई गड़बड़ नहीं है, हमारा जो कामकाज का अर्थशास्त्र है, जो बाजार है, जिस बाजार से हम डील कर रहे हैं, उसकी इकोनॉमिक्स में कुछ गड़बड़ है। मांग है नहीं, इसलिए हुँ, कीमत मिलती नहीं हमको। हम जो भी प्रोड्यूस करते हैं उसकी डिमांड नहीं दिखती, इसलिए हमें, अगर हमें सरकार थोड़ा बहुत हमारा माल ना खरीद ले तो बाजार में तो हमको बहुत कम कीमत मिलती है। हुँ, अब वो ये समझ नहीं पा रहे थे कि ये कैसे ठीक हो, वो इसी की लड़ाई लड़ रहे थे सरकार से। हुँ, सरकार उनकी ये समस्या को समझती रही थी 2020 से पहले तक, तब उनके खाते में 2000 रुपए 1500 रुपए डाल के उस नुकसान की भरपाई करने की कोशिश करती थी जो उनको फसल का के उपज का सही मूल्य न मिलने के कारण होता था, या हुँ, कहीं ना कहीं सरकार एमएसपी बढ़ाकर, कहीं सब्सिडी के जरिए इन सारी चीजों को संतुलित करने की कोशिश करती थी, क्योंकि नीति आयोग का पर्चा, कृषि मंत्रालय की रिपोर्ट से मानते हैं कि भारत में ज्यादातर किसानों को उनकी फसल का सही मूल्य नहीं मिलता है। ये बात स्थापित सच है और ये व्यवहारिक रूप से भी बाजार में दिखता है। हुँ, अब इसी बीच में सरकार ने, निजाम ने कहा उस गांव में कि ऐसा करो कि बाजार में नए कारोबारी आ जाते हैं,
हम्म। आपके पास एक कारोबारियों की चेन है, मंडियां हैं, उनके बराबर में एक नए कारोबारियों की फौज और खड़ी कर देते हैं। अब उसमें कोई भी हो, आप नाम कोई भी बिठा लीजिए लीजिए छोटे बड़े कारोबारी आ जाएंगे। जो प्रोड्यूसर थे, जो उत्पादक थे, वो ये समझ नहीं पाए कि ये समस्या डिमांड की कमी है या व्यापारियों की कमी है। हम्म। बाजार में मांग नहीं है या व्यापारियों की कमी है। ट्रेडर बढ़ जाने से बाजार में मांग कैसे बढ़ जाएगी? हम्म। क्योंकि मांग तो खपत किस तरह से आएगी? डिमांड हाँ। जब लोग कंज्यूम करना शुरू करेंगे, व्यापारी 10 हो या 8 हो बेचेंगे तो उसी बाजार को जाके जिस बाजार में मांग होनी चाहिए। अब उसके बाद बहुत तरीके के भ्रम फैले और ये सब कुछ गड्ढमड्ढ हो गया। तो दुष्यंत का शेर है ना कि हैरान थे अपने अक्स पे घर के तमाम लोग, शीशा चटक गया तो हुआ एक काम और। देखो। तो एग्रीकल्चर का जो पूरा एग्रीकल्चर का को अगर आप आईना माने तो उसमें भारत के किसान अपना चेहरा बहुत अजीब ढंग से देख रहे थे। बहुत उनको अजीब सा डिस्टॉर्टेड फेस दिखता था। नुकसान हो रहा है, गरीबी है। भारतीय खेती का मॉडर्न चेहरा क्या है? भारतीय खेती का एक चेहरा सिद्धांत यह है कि हम दुनिया की सबसे बड़ी फूड फैक्ट्री है। हम्म। हम दुनिया की सबसे बड़ी फूड फैक्ट्री, सेकंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है कई सारी चीजों में जी। फूड फैक्ट्री। दूसरा चेहरा यह है कि भारत में 90% किसान जो है उनकी की जोत 1 एकड़ से कम है। भारत में किसानों की औसत आय 5,000 6,000 रुपए से कम है। 55 लाख लोग ऐसे हैं जिनके पास तो जमीन भी नहीं है। 12,000 से 15,000 से ज्यादा किसान हर साल आत्महत्या करते हैं। अब ये दो पैराडॉक्सेस हैं भारत की खेती के जो एक तरफ सरकार ये प्रचार करती है कि एमएसपी बढ़ाकर भारत में सबसे ज्यादा गेहूं खरीदते हैं, दूसरी तरफ उसके आंकड़े बताते हैं कि भारत में 12,000 किसान मरते हैं। ये पैराडॉक्स, तो वही वो अक्स है जिसपे हम हैरान थे, परेशान थे भारत के में देखने। तब तक ये सब शीशा चटक गया, अब ये सब बिखर गया। मतलब ये बात ऐसी है कि कितने कल्पनातीत ढंग से हम ये सच है कि किसान गरीब है देश का। और जब हम ये पढ़ते हैं सामान्य ज्ञान की किताबों में कि भारत एक कृषि प्रधान देश है, मतलब ग्लोबल इकोनॉमी में भारत की और पूरे ग्लोबल सेटअप में भारत की फार्मिंग कहाँ स्टैंड करती है, और उसमें ये किसानों का सच। और ये किसानों का सच वो ये जो पैराडॉक्स है, ये जो अंतर्विरोध है भारतीय खेती का इसका समाधान ढूंढने की कोशिश कर रहा था किसान, और वो अपेक्षा कर रहा था सरकार से कि वो इस समाधान को स्वीकारे। इसलिए ये बिल, क्यों इन बिलों को लेकर इतनी आशंका या सवाल हैं? क्योंकि किसान की अगर आप सारी बहस को बिठा दें, स्थिर कर दें और उसे उसे कंडेंस करके उसमें से एब्सोल्यूट निकालने की कोशिश करें, तो आप किसान के साथ सारी बहसें, राजनीतिक बहसों से अलग जाकर उससे ये पूछने की कोशिश करिए कि तुम्हारी सबसे बड़ी समस्या क्या है आज? हम्म। उसकी सबसे बड़ी समस्या ये है कि वो जो उगा रहा है उस पर उसको नुकसान हो रहा है। वो जो मेहनत कर रहा है वो जो चीजें पैदा कर रहा है, बाजार उसकी सही कीमत उसे नहीं देता। ये सवाल आप किसी कंपनी से नहीं कर सकते, क्योंकि कंपनी तो बेचेगी ही नहीं, बनाएगी ही नहीं। आप देखिए कि भारत में मंदी के बीच में चीजों की कीमतें बढ़ गई। वोडाफोन आइडिया ने अपने टैरिफ बढ़ा दिए। पर किसान की उलझन ये है कि वो एक इस तरीके की आर्थिक व्यवस्था में है, ये बाजार थोड़ा अलग तरीके का, जिसमें हम आगे चर्चा करेंगे। उसकी सबसे बड़ा सवाल ये है कि साहब हम जो पैदा करते हैं उसकी कीमत हमको नहीं मिलती, हमारी मेहनत का सही मूल्य नहीं मिलता। उसे ये समझ में नहीं आ रहा है कि बाजार में निजी कंपनी आ जाने से, कॉन्ट्रैक्ट खेती शुरू हो जाने से, व्यापारी के लिए स्टॉक की भंडारण लिमिट बढ़ जाने से उसकी फसल की कीमत कैसे बेहतर हो जाएगी, उसकी फसल की कीमत कैसे बेहतर हो जाएगी, उसे ये नहीं समझ में आ रहा। और ये भ्रम उसे उन बहुत सारी, ये सवाल उसका और जेन्युइन सवाल है, हम इस पे चर्चा करेंगे। इसलिए ये सारा सवाल उसे उन बहुत सारे अपने अनुभवों के आधार पर ये सोचने पर मजबूर कर रहा है कि नहीं, उसके पास जो है उपलब्ध उसे भी छीनने की कोशिश की जा रही है। उसे जो मिल रहा है या उसके पास जो उपलब्ध है उसके ऊपर भी किसी न किसी तरह से निगाह डाली जा रही है, उसे लेने की कोशिश की जा रही है, उसके सवाल। और उसे दिखता भी है बहुत सारी चीजों में, बाजार में मोनोपोली आ रही है, हम देख रहे हैं बहुत सारे जगह। तो वो ऐसा नहीं कि वो सिर्फ खेती के जरिए नजरिए से देख रहा है, वो बाकी क्षेत्र भी देख रहा है अपने आसपास, और उसे जो बदलती हुई परिस्थितियां उसे दिखाई पड़ रही। और तीसरी चीज इंपॉर्टेंट है कि मंदी है। मंदी में आमतौर पर बाजार से विश्वास हिल जाता है। महामारी होती तो सरकार से विश्वास हिल जाता। तो हम मंदी और महामारी दोनों के बीच में, महामारी में लोग सरकारें असफल होती क्योंकि महामारी संभालने की क्षमता सरकारों में नहीं होती, और मंदी में बाजार असफल हो जाता है। कभी बाजार नौकरियां खत्म करने लगता है, लोगों को की तनख्वाहें काटने लगता है। तो ऐसी परिस्थिति में यहां में समझना जरूरी है कि जो इसकी इकोनॉमिक्स है इस पूरे आंदोलन की, और इसके पीछे की वजह क्या है। सिद्धांत और सारी बहसें को आप निकाल दें, विधेयकों को थोड़े समय के लिए किनारे रखते हैं, पंजाब हरियाणा की पॉलिटिक्स को, बीजेपी कांग्रेस की पॉलिटिक्स को किनारे रख दें, इनको सबको किनारे रख दें।
सीधे हम इसकी का अर्थशास्त्र समझे और बहुत आसानी से कोई भी किसान या किसान से जुड़ा हुआ व्यक्ति इसको समझ सकता है। उत्पादन से बाजार का रिश्ता ही सबसे असली रिश्ता है, बाकी सब मोह माया है। हम जो प्रोड्यूस कर रहे हैं उसकी सही कीमत हमको मिलनी चाहिए। अगर हम कार में 10 लाख रुपए 8 लाख रुपए की फैक्ट्री की लागत टैक्स को लगाकर है तो उस पर उसे एक सही मार्जिन मिलना चाहिए, तब वो सारे स्टेक होल्डर्स के साथ न्याय कर सकता है। और इस रिश्ते के मामले में भारतीय खेती सबसे ज्यादा बुरे हाल में है दुनिया में। 2012 से, मतलब 2012 में जब सरकार एफडीआई रिटेल ला रही थी और ये कह रही थी कि भारत में वॉलमार्ट, काफू, टेस्को जैसी कंपनियां आएंगी, तब कम से कम ये गारंटी तो वो कंपनियां दे रही थी ना कि हम भारत में एक सप्लाई चेन बनाएंगे, हम भारत में एक प्रोसेसिंग नेटवर्क बनाएंगे, हम भारत में कोल्ड चेन बनाएंगे, हम भारत में मार्केट खोलेंगे, रिटेल मार्केट खोलेंगे, आपका सामान प्रोसेस करके ले जाएंगे और उससे कंज्यूमर्स को देंगे जाके। उस समय कम से कम तब एक मॉडल हमारे सामने था कि अगर किसान को से सामान खरीदा जा रहा है तो उसके सामने एक बाजार खड़ा हुआ जिसे वो बेचा जा सकेगा। आज तो जिनके लिए ये पूरा तंबू ताना जा रहा है वो खुद आएंगे भी इस बाजार में कि नहीं आएंगे इसकी कोई गारंटी नहीं है। जिन कंपनियों को आप बुलाने की कोशिश कर रहे हैं, जिन निवेशकों को आप बुलाने की कोशिश कर रहे हैं, ये मान रहे, चलिए मैं मान लूं कि सरकार किसानों के भले के लिए बिल ला रही है कि भारत में निजी कंपनियां आएंगी, निवेश करेंगी, किसान निजी व्यक्ति को अपना सामान बेचेगा, लेकिन वो निजी व्यक्ति आएगा क्या खरीदने? वो क्यों खरीदने आएगा? क्या जो किसान उगा रहा है या जो भारत का एग्रीकल्चर प्रोड्यूस है उसकी कोई डिमांड भी है, उसके लिए कोई बाजार भी एग्जिस्ट कर रहा है? और यहां हमें वो प्रॉब्लम समझनी पड़ेगी जिसे किसान बहुत कायदे से समझ रहा है और उसके सामने कोई दूसरा रास्ता नहीं, क्योंकि उसको उगाना ही है। वो ऐसा नहीं है कि वो अपनी वो फैक्ट्री की तरीके से एक फैक्ट्री बंद करे और दूसरी फैक्ट्री शुरू कर दे, ये प्रोडक्ट नहीं बिक रहा तो दूसरा प्रोडक्ट बनाना शुरू कर दे। हालांकि किसानों ने बगैर सरकार के बताए हुए अपने क्रॉपिंग पैटर्न में बड़ा बदलाव किया है। खासतौर से वो राज्य सिद्धांत जिन राज्यों में किसानों की लैंड होल्डिंग छोटी है, उन्होंने अनाज उत्पादन कम करके सब्जी क्यों उगाना शुरू कर दिया? भारत में हॉर्टिकल्चर के प्रोडक्शन की ग्रोथ, फूड ग्रेन के प्रोडक्शन की ग्रोथ से ज्यादा क्यों हो गई? क्योंकि किसानों को लगा कि अनाज तो बेच नहीं पाएंगे बाजार में, सरकार तो थोड़ा सा अनाज खरीदती है, बाकी तो बाजार में हमको एमएसपी से नीचे कीमत पर बेचना पड़ता है। तो वो क्या करता है, वो आलू उगाता है, सब्जी उगाता है, गोभी उगाता है और उसको कैश क्रॉप की तरह रोज मंडी ले जाता है, वहां से वो अपनी नगद कमाई रोज की 500 और 1000 और 1500 रुपए लेकर आता है। इसके लिए वो अपने फूड ग्रेन प्रोडक्शन को कम करता है। और ये पद्धति आपको इसीलिए मध्य प्रदेश में, उत्तर प्रदेश में, उन राज्यों में जहां किसानों की लैंड होल्डिंग छोटी है, वहां पर आपको डेयरी उद्योग, हॉर्टिकल्चर उद्योग, इसकी ग्रोथ ज्यादा दिखाई पड़ेगी, क्योंकि वो एक किस्म की कैश क्रॉप्स हैं जो किसान को डेली पैसा देती हैं। ये किसान ने चेंज इसलिए किया क्योंकि उसे खुद पता है कि मार्केट फोर्सेस उसके फेवर में नहीं है। पंजाब और हरियाणा की स्थिति इस मामले में डिफरेंट है, क्योंकि पंजाब हरियाणा पर सरकार डिपेंडेंट है अनाज के लिए, तो उन्हें, और वहां लैंड होल्डिंग्स बड़ी हैं, तो इसलिए वो मार्केट फोर्सेस, पंजाब और हरियाणा का जो मार्केट फोर्सेस हैं वो फूड ग्रेन प्रोडक्शन के फेवर में है। ये एक अलग डिबेट है। लेकिन अभी इस समय जरूरी ये है कि हम ये समझें कि ये पूरी कृषि की जो अर्थव्यवस्था है भारत की, ये इतनी खराब स्थिति में क्यों है, और हम किसान की चिंता को, सरकार या जो विशेषज्ञ हैं वो किसान की उस चिंता को समझ नहीं पा रहे हैं, जो उसे दिख रही है कि वो जो बना रहा उसको खरीदने वाला बाजार में नहीं है। अब भारत दुनिया की सबसे बड़ी फूड फैक्ट्रियों में से एक है, और ये बात सरकार हमें स्वीकार करनी चाहिए कि हम कुछ भी खेती के बारे में कहें, प्रोडक्शन के साइड से, डेटा के साइड से हम दुनिया के सबसे बड़े अनाज उत्पादक हैं, दुनिया के सबसे बड़े फल सब्जी उत्पादक हैं, दुनिया के सबसे बड़े दूध उत्पादक हैं, दुनिया में दूसरी सबसे बड़ी मवेशियों की आबादी हमारे यहां है, और हम करीब 95 बिलियन पोल्ट्री एग्स का उत्पादन करते हैं। अब आप कल्पना करिए एक क्षण के लिए कि जो दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी फूड फैक्ट्री है वो इतनी गरीबी क्यों पैदा करती है। अगर आप इसे किसी दूसरी इंडस्ट्री से कंपेयर करें, चाइना से कंपेयर करें, जो दुनिया की सबसे बड़ी मैन्युफैक्चरिंग फैक्ट्री, क्या वो इतनी गरीबी पैदा कर रही है? हम दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी फूड फैक्ट्री में हैं, और उस फूड फैक्ट्री को चलाने वाले लोग, उसको काम करने वाले लोग औसतन महीने में 5000 से 6000 रुपए कमा पाते हैं। केवल 6000 रुपए, केवल 6000 रुपए की आय है भारत में किसानों की। ये नीति आयोग का पर्चा कहता है, औसत आय जो भारत में है वो 6000 रुपए का भी 10% नहीं बढ़ा। हाँ, और अगर आप हिसाब लगा के देखें तो जो दिहाड़ी मजदूरी है ना उससे भी कम आती है। और अब एक तरफ हमारा ये ऐसा क्यों है, इसके लिए 3 बुनियादी फैक्ट्स हमें समझने पड़ेंगे जिससे हमें समझ में आएगा कि हम कहां खड़े हैं। पहली चीज ये
कि वोट के कारण सरकारें हर साल समर्थन मूल्य बढ़ाकर किसानों को खूब उगाने का लालच देती हैं। अब यहां अंतर विरोध समझिए, एक तरफ आप एमएसपी की को वैधानिक अधिकार दिया जाए या ना दिया जाए इस मांग का विरोध करते हैं क्योंकि आपको लगता है वो उचित नहीं, और दूसरी तरफ एमएसपी को अपनी सबसे बड़ी सफलता बताते हैं कि हम लगातार एमएसपी बढ़ाते चले जा रहे हैं क्योंकि हमने तो 40% 50% एमएसपी बढ़ाया। व्यवहारिक बात यह है कि एमएसपी बढ़ाकर सरकारें किसानों को खूब उगाने का लालच देती हैं और फिर केवल उपज का 13% हिस्सा खरीदती हैं, सिर्फ 13% हिस्सा, और बाकी वो मार्केट में छोड़ देती हैं जहां किसान को एमएसपी से आधी कीमत मिलना मुश्किल हो जाता है। सच्चा अब किसान का जो अंडरस्टैंडिंग है, बची हुई कोई भी उपज बाजार में समर्थन मूल्य की कीमत पर नहीं मिलती। आप बाजार जाकर देख लीजिए धान की कीमत अभी क्या है और खुले बाजार में क्या मिलेगा, मक्का देख लीजिए, जो भी चीजें सरकार खरीदती है उससे नीचे वो बाजार में बिकता है। ये किसान को एक्सपीरियंस है, उसे पता है कि अगर यदि वो सरकार को नहीं बेच पाया और सरकार एक सीमा से अधिक नहीं खरीदेगी तो उसे बाजार में बेचना पड़ेगा। और छोटा किसान जो बड़े पैमाने पर राशन ये जो सरकार की खरीद सिस्टम उससे नहीं जुड़ पाता है, इसलिए आप देखिए ना पंजाब हरियाणा में खरीद केंद्र ज्यादा है, उत्तर प्रदेश और बाकी जगह कम है। उसकी वजह यह है क्योंकि वहां छोटा फार्मर है, उसके पास उतनी बड़ा प्रोड्यूस नहीं है जो वो बेच सके। 2000 किसान को यह डर कहां से पैदा हुआ इस कानून के लिए? उसका पहला महत्वपूर्ण तथ्य यह है कि चूंकि सरकारें किसानों को ज्यादा उगाने के लिए प्रेरित करती हैं, एमएसपी बढ़ाकर उसका प्रचार करती हैं और उसको अपनी राजनीतिक सफलता मानती हैं, क्योंकि जब आपको वोट चाहिए तो आपको एमएसपी दिखाना है, पर खरीदती केवल 13% है। 2014 के बाद से आज 2020 तक भारतीय खेती चिरंतन मंदी में है। हमने इंडियन एग्रीकल्चर में इतना स्ट्रांग डिफ्लेशन कभी नहीं देखा। मतलब कंसिस्टेंटली 2014 के बाद 15, 16, 17, 18 एक के बाद एक क्रॉप की उसकी कीमत लगातार गिर रही थी क्योंकि डिमांड भारत में उतनी नहीं थी, हम जितना प्रोड्यूस कर रहे थे। कभी सप्लाई साइड जब प्रॉब्लम होती है, दाल वाल की कीमत बढ़ती है तो हम इंपोर्ट कर लेते हैं और फिर अगले साल दाल पैदा हो जाती है और उसकी कीमत टूट जाती है क्योंकि इंपोर्ट की पॉलिसी और प्रोडक्शन की पॉलिसी में कोई एक हाथ दूसरे हाथ से तालमेल नहीं रखता है। हमने दालों के मामले में मैं ये लगातार देखा। एग्रीकल्चर अच्छा, और प्रोडक्शन लगातार बढ़ रहा है जी, कि किसान और कोई काम नहीं कर सकता, वो हर साल प्रोडक्शन बढ़ाता है क्योंकि सरकार समर्थन मूल्य घोषित करती और उससे वो प्रेरित होता है। ये बात उन फसलों की है सिद्धांत, जिन फसलों को, उन 23 फसलों पर जिन पर सरकार एमएसपी डिक्लेयर करती है। इसके बियॉन्ड जो फसलें हैं, वहां भी प्रोडक्शन लगातार बढ़ रहा है। वहां चूंकि कोई सपोर्ट सिस्टम नहीं है, कोई प्रोसेसिंग सिस्टम नहीं है, लेकिन वहां भी क्योंकि किसान को जब यहां नुकसान होने लगता है तो भाग के सब्जी उगाने लगता है। तब वो कभी भाग के गोभी उगाने लगता है, कभी वो आलू उगाने लगता है क्योंकि उसको लगता है यहां नुकसान हो रहा है तो हम यहां से थोड़ी सी रिकवरी कर लें। ओवरऑल इंडिया की एग्रीकल्चर, पूरा का पूरा एग्रीकल्चर सीरियस डिफ्लेशन में है, गहरे डिफ्लेशन में है, और ये डिफ्लेशन ओवर सप्लाई ओवर प्रोडक्शन ड्रिवन डिफ्लेशन है। ये तथ्य में ध्यान में रखना चाहिए। इसलिए मतलब किसान भी क्या करे, उसको तो लगता है भाई साहब इतना प्रेरित कर रही है सरकार, खरीदेगी तो है ही कम से कम। और हाँ, वही तो मैं कर रहा हूं आपसे, मैं आपके इस पे आगे तो चर्चा करूंगा कि अगर आप मार्केट फोर्सेस को प्ले करने दें तो आप इस पे हम बाद में मैं एमएसपी के सवालों पर चर्चा करेंगे। अगर आप मार्केट फोर्सेस को प्ले करने दें तो आप हर साल क्यों उसको प्रेरित करते हो उगाने के लिए? कितना अनाज आप खरीदोगे? 3 साल की राशन प्रणाली से ज्यादा की जरूरत का अनाज सरकार के भंडार में पड़ा हुआ है, बट आपको जब वोट चाहिए तब आप उसे एमएसपी को देखकर बुआई करने के लिए कहते हो। फिर देश में रिकॉर्ड बुआई हुई, इस पे ताली बजाते हो। फिर इसके बाद देश में रिकॉर्ड क्रॉप का प्रोडक्शन हुआ और फिर आप ये नहीं देखते हो कि जितनी क्रॉप पैदा हो रही है उसमें से कितनी क्रॉप एक्चुअली उसकी कॉस्ट भी रिकवर हो पा रही कि नहीं हो पा रही। तो आप सोचिए, वो सबसे ज्यादा पैदा कर रहा है, वो दुनिया की फूड फैक्ट्री है, लेकिन उसके बाद भी वो गरीब है। उसकी वजह यह है कि मार्केट में डिमांड सप्लाई का ह्यूज मिसमैच है। हम जरूरत से ज्यादा पैदा कर रहे हैं। आप किसी उद्योग से थोड़ा जरूरत से ज्यादा पैदा करा के देख लीजिए, डिमांड नहीं होती है तो कंपनियां 2 कार एक्स्ट्रा नहीं बनाती हैं, लेबर हटा देती हैं, फैक्ट्री बंद कर देती हैं, सप्लाई चेन्स को रोक देती, पर किसान उसको पैदा करता है। अब ये मुसीबत सरकार को भी पता है। अब दूसरा पहलू जो समझना जरूरी है कि क्यों ये दुनिया की सबसे बड़ी फूड फैक्ट्री इतनी गरीबी पैदा करती, जबकि हमें देश में सबसे ज्यादा समृद्धि यहां से आनी चाहिए थी। 80% से 85% किसान 1 एकड़ से कम लैंड होल्डिंग वाले हैं। समर्थन मूल्य से उनका कोई मतलब नहीं है। सरकार भी मानती है कि बहुत कम किसानों को समर्थन मूल्य का फायदा मिलता है। वो शांता कुमार कमेटी की रिपोर्ट बार-बार कोट हो रही है कि क्योंकि वो 1 एकड़ से कम जोत के हैं तो वो जितना उगाते हैं वो क्या खाएं क्या बेचें इसी में फंसे रह जाते हैं।
बड़ा परिवार है तो जितना उगाया वो खाने में निकल जाता, बचा हुआ अनाज जब उन्हें किसी इमरजेंसी की जरूरत पड़ती है कि घर में छत डलवानी है या कोई बीमार हो गया है, तो वो अनाज लेके लोकल व्यापारी के पास जाते हैं और बाजार में से बेच के उसका नगद पैसा ले आते हैं। इसलिए 60% इनकम रूरल एरिया में नॉन एग्रीकल्चर एक्टिविटीज से आती है। और ये तथ्य हम फिर समझना जरूरी है कि जो एक्टिविटी भारत, जो दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी फूड फैक्ट्री है, उसमें लगे हुए लोगों की 60% इनकम उस एक्टिविटी से ही नहीं आ रही है, इस एक्टिविटी में अपना पूरा समय लगा रहे हैं। 60% रूरल इनकम भारत में भट्टे में काम करना, रिक्शा चलाना, कंस्ट्रक्शन में काम करना, सड़क बनाने में काम करना, मनरेगा में जाना, या घर के किसी एक परिवार को दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, चंडीगढ़ के किसी इलाके में कोई छोटी फैक्ट्री में काम में लगा देना और वहां से जो पैसा ट्रांसफर होता हो वापस गांव में, उससे आती है। ये तथ्य समझना हमारे लिए जरूरी है कि है। तीसरी जो सबसे महत्वपूर्ण बात है कि क्यों ये पूरी की पूरी इकोनॉमिक्स शैटर्ड है और क्यों किसान को मालूम है कि वो जो उगा रहा है उसका डिमांड नहीं, इसलिए वो प्रोटेक्शन चाह रहा है, इसलिए वो प्रोटेक्शन की डिमांड कर रहा है, क्योंकि उसे मालूम है कि उसके लिए बाजार नहीं है। पूरा का पूरा फूड मार्केट इंडिया का, अब मैं फूड मार्केट की बात कर रहा हूं जिसमें कि हम फूड एग्रीकल्चर से एक कदम आगे आते हैं, क्योंकि मार्केट फूड का ही है। वो पूरा एक अजीब किस्म के 99 के फेर में है। कंपनियां यहां इन्वेस्टमेंट नहीं करती। मैं भी आपको बताऊंगा कि क्या हालत है इन्वेस्टमेंट की फूड सेक्टर में कंपनियां यहां इन्वेस्टमेंट नहीं करती, किसानों को सही कीमत नहीं मिलती और कंज्यूमर को सही कीमत पर प्रोडक्ट नहीं मिलता। उसे मल्टीग्रेन ब्रेड 60 रुपए और 55 और 60 रुपए की बाजार में मिलती है। कंज्यूमर को इतने महंगे फूड प्रोडक्ट मिलते हैं। अब ये हुआ क्यों? उपज की अंतर्राज्यीय बिक्री पे कोई पाबंदी नहीं है, ये बात व्यवहारिक रूप से सच है। अगर ऐसा होता तो शिमला का सेब आपको दिल्ली में नहीं मिलता, उत्तर प्रदेश का आलू पूरे देश में नहीं बिक रहा होता, उड़ीसा की हल्दी बाजारों में नहीं जाती। ये पूरी की पूरी बिक्री जिस नेटवर्क के जरिए होती है, आधुनिक भाषा में आप उसको सप्लाई चेन कहते हैं। जब आपको उनको नकारना होता तो आप उनको बिचौलिए कह देते हैं। इस पर हम आगे चर्चा करेंगे कि ये कंफ्यूजन क्या है और इस कंफ्यूजन को हम अपने हिसाब से, अपने राजनीतिक संदर्भों के हिसाब से कैसे व्याख्यायित करते हैं। जबकि जब हम बात करते हैं कि भारत में एक सप्लाई चेन होनी चाहिए, एक वैल्यू चेन होनी चाहिए, तो उसके लिए एक बड़ा इंटरमीडियरी नेटवर्क आपको चाहिए, उसके बिना आप कोई भी कारोबार नहीं कर सकते। असली समस्या ये नहीं है कि सामान पूरे देश में बिकता नहीं है, असली समस्या ये नहीं है कि असली समस्या है कि उस सामान की सही कीमत नहीं मिलती, उसकी सही प्राइस नहीं किसान को मिल रही है। और इसके दो ही तरीके हैं सिद्धांत। नंबर एक, या तो आप भारत में प्रोसेस्ड फूड की डिमांड बढ़ा दीजिए, अच्छा, लोग प्रसंस्कृत खाद्यों का इस्तेमाल करना शुरू करें, क्योंकि जब प्रसंस्करण होगा तभी वैल्यू बढ़ेगा। अगर वो कच्चा गेहूं आटा पिसा के खाएंगे तो कोई वैल्यू एडिशन नहीं होगा। जब तक उससे सामान नहीं बनाएंगे और उसकी खपत नहीं बढ़ेगी, तब तक किसान को उसका लाभ है, उसका फायदा नहीं मिलेगा। वो कच्चा गेहूं उगाएगा, आटा बना के आदमी अपने घर पे इस्तेमाल करेगा। तो या तो लोग यहाँ प्रोसेस्ड फूड का कंजम्पशन बढ़ाएं, भारत में प्रोसेस्ड फूड का प्रोडक्शन बढ़े, उसका कंजम्पशन बढ़े, खाद्य प्रसंस्करण की गतिविधियां आगे बढ़े, तब किसान के लिए उसके फसल की सही कीमत मिलेगी। क्योंकि टमाटर तो किसी सीजन में ज्यादा पैदा होगा, किसी सीजन में कम पैदा होगा, लेकिन टमाटर की प्यूरी का, टमाटर के सॉस का एक बड़ा बाजार हो तो उसके साथ उसके पीछे एक इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा हो जाएगा, कोल्ड चेन सिस्टम आ जाएगा, प्रोसेसर आ जाएगा। वो ये तब बनाएगा कि उसको लगेगा कि साहब भारत में लोग कच्चे टमाटर के साथ टमाटर का सूप और जूस भी खूब खरीद रहे हैं, तो इसलिए चलिए हम उसको बनाना शुरू करते हैं। तो या तो प्रोसेस्ड फूड की डिमांड इंडिया में बढ़ाएं, एक तरीका है। दूसरा तरीका यह है कि अगर हम ये नहीं कर सकते तो हम प्रोसेस करके उसका एक्सपोर्ट करें। या तो हम देश के भीतर जितना उगा रहे हैं उसका बाजार तैयार करें, या हम देश के बाहर जो उगा रहे हैं उसका बाजार ढूंढने की कोशिश करें और वहां बाजार करें। और यही वो समस्या है जहां पर जिससे सरकारें भागने और बचने की कोशिश करती हैं। तो दो चीजें महत्वपूर्ण है समझने के लिए, क्योंकि भारत में जितना एग्रीकल्चर प्रोड्यूस है, जो सरप्लस है, उसे खपाने, उसके लिए उसके बदले पीछे किसान को सही कीमत मिले, इसके लिए उसे प्रोसेस्ड, या तो हमें प्रोसेस्ड फूड इंडस्ट्री और प्रोसेस्ड फूड की डिमांड भारत में बढ़ानी पड़ेगी, या प्रोसेस करके उस सामान को विदेश में बेचना पड़ेगा, निर्यात करना पड़ेगा। और यही दोनों मामले हैं जहां पर सरकारें अपनी जिम्मेदारियों से भागती हैं, और उन्होंने ये दोनों चीजें नहीं की। बाकी जितनी सारी चीजें की जा रही है बीटिंग अराउंड द बुश है। समझने की कोशिश करिए, 1991 के बाद भारत में हर दूसरा प्रधानमंत्री, हर वित्त मंत्री, हर खाद्य मंत्री, हर उद्योगपति साल में कम से कम 10 बार फूड प्रोसेसिंग तो बोलता ही होगा। एकदम बोलता है, 100%, 10 बार बोलता होगा। मतलब आपके कान पक गए होंगे कि भारत में फूड प्रोसेसिंग की
अभूतपूर्व संभावनाएं हैं और भारत तो फूड प्रोसेसिंग का हब हो सकता है। सच बात है, जब आप दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी फूड फैक्ट्री है तो दुनिया की सबसे बड़ी फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री हो सकते हैं आप, क्योंकि आपके पास कच्चा माल उपलब्ध है। जिन कच्चा देशों माल के उपलब्ध है, पास रॉ मटेरियल उपलब्ध है, मैन पावर उपलब्ध है आपके आपके पास। आपके पास मैन पावर उपलब्ध है, आपके पास है, पर आप क्यों नहीं हुए? 1991 के बाद से आज हम 2020 में खड़े हैं और देश में उन लोगों को पता चलना चाहिए कि किसान ये सारी चीजें समझता है, उसे पता है कि उसका माल क्यों नहीं बिक रहा है, क्योंकि डिमांड नहीं है। आपको मालूम है, भारत में टोटल प्रोड्यूस का केवल 10% हिस्सा प्रोसेस होता है, सिर्फ 10%। आप किसी छोटे प्रतिस्पर्धी देश से भी अगर तुलना कर लीजिए तो उस वहां भी उनके टोटल एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस का या उपज का कम से कम 40 से 50% हिस्सा प्रोसेस होता है। हम केवल 10% प्रोसेसिंग करते हैं, और उसमें भी सिद्धांत मैक्सिमम प्राइमरी प्रोसेसिंग है। ओके। यानी धान से छिलका उतारा, चावल बना लिया, हम्म। दूध को खरीदा, उसको पॉस्चराइज किया और स्किम्ड मिल्क बना लिया, ये सब प्राइमरी प्रोसेसिंग है। मीट को या मछली को कोल्ड करके उसे उसे खराब होने से बचा लिया, या मसालों को पीस के पैकेट में भर दिया, ये प्राइमरी प्रोसेसिंग है। हम सेकेंडरी और टर्शरी लेवल की प्रोसेसिंग नहीं करते, जहां से एग्रीकल्चर प्रोड्यूस में वैल्यू एडिशन शुरू होता है, जहां से आप उसमें वैल्यू ऐड करते हैं और वो वैल्यू, बढ़ी हुई वैल्यू किसान तक या प्रोड्यूसर तक नीचे जाती है। इसे आप लगभग वैसे ही समझ सकते हैं जैसे कि कोई मिनरल है, उसको आप जितना वैल्यू ऐड करते हैं, जितना प्रोसेस करते हैं, उससे उसकी कीमत बढ़ती जाती है। आपको भारत में जो किसानों के लिए फायदा बढ़ाने वाली और कमाई बढ़ाने वाली प्रोसेसिंग जीरो है, नेग्लिजिबल है, बिल्कुल। भारत में केवल 2 ही एग्रीकल्चर प्रोड्यूस ऐसे हैं जिनके आगे डेडिकेटेड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री खड़ी हुई है, एक दूध और एक चीनी। गन्ना है तो सामने चीनी, और चीनी भी प्राइमरी प्रोसेसिंग ही मानी जाती है। और दूसरा दूध है जिसमें प्राइमरी प्रोसेसिंग होती है, डेयरीज हैं आपसे दूध कलेक्ट करती हैं और उसको स्किम करती हैं, पॉस्चराइज करती हैं और पाउडर बना के रखती है और बाद में घूम के। लेकिन हम दूध के मामले में भी उतनी ही कर पाते हैं। हम दुनिया में सबसे बड़े दूध उत्पादक हैं, पर हमारे यहाँ मिल्क की प्रोसेसिंग और क्वालिटी मिल्क प्रोडक्ट का नंबर बहुत कम है, क्योंकि हम दूध, घी, दही के अलावा दूध से कुछ नहीं बना पाते हैं, क्योंकि हमने उसका मार्केट क्रिएट नहीं किया। क्यों नहीं किया, उसमें आगे चर्चा करेंगे। 135 करोड़ की आबादी में खाद्य प्रसंस्करण का ये हाल, भारत में पूरा मंत्रालय है फूड प्रोसेसिंग के नाम जी, वर्षों से चल रहा है। कभी पलट के देखिए उसकी रिपोर्ट कि उसने क्या किया है भारत में इतने सालों में। हम दुनिया की सबसे बड़ी फूड फैक्ट्री, और हमारे यहाँ केवल 10% फूड प्रोसेस होता है। इतनी सिफारिशें, इतनी सब्सिडी, इतनी स्कीमें, ये एफडीआई, वो एफडीआई, इतना सब कुछ है। क्यों ऐसा है? 135 करोड़ की आबादी में हमारे यहाँ प्रोसेस फूड इंडस्ट्री इतनी खराब स्थिति में क्यों है आज, जब कि हम लिबरलाइजेशन के 30 साल पूरे करने जा रहे हैं? एक, प्रोसेस्ड फूड पर इतना टैक्स है कि वो बहुत महंगा है। भारत की सरकार चाहती ही नहीं है कि लोग प्रोसेस्ड फूड खरीदें। क्यों? आप टमाटर की प्यूरी के टैक्स में और रेट में फर्क समझ लीजिए। आप आटे और ब्रेड पे टैक्स में फर्क समझ के, उनकी कीमत में फर्क समझ के आप समझ सकते हैं। और ये टैक्स के अलावा और भी जो बाकी लागतें हैं, बिजली की, रॉ मटेरियल की और बाकी सारी चीजों की, वो अलग है। भारत में प्रोसेस फूड दुनिया में सबसे ज्यादा महंगा है, इसलिए लोग खरीदते नहीं। और दूसरी चीज ये कि हमारी खाने की आदतें फर्क हैं, हमारी ईटिंग हैबिट फर्क है। क्योंकि भारत की अधिकांश आबादी 15-16 हजार रुपए के आसपास की मासिक कमाई वाली है, तो वो स्वाभाविक सी बात है कि अगर उसको 18-19 रुपए में, 20 रुपए में आटा मिल रहा है, तो वो क्यों 50 रुपए या 40 रुपए की ब्रेड खरीदेगा या पास्ता खरीदेगा? क्योंकि वो अफोर्ड नहीं कर सकता, प्रोसेस फूड इतना महंगा है। तो हमारे यहाँ 90% फूड प्रोडक्ट्स की जो सेल, केवल 10% अर्बन एरिया में बहुत लिमिटेड कम्युनिटी के बीच में प्रोसेस्ड फूड कंज्यूम होता, नहीं तो ज्यादातर हम कच्चा खाना घर में प्रोसेस करते हैं। आटा गेहूं लाएंगे, आटा पिसाएंगे, तेल लाएंगे, तेल निकलवाएंगे, मसाले थोड़ा सा पैकेज्ड फूड के तरीके से हमारे पास आ गए। पर हमारा जो मेजर कंजम्पशन स्टेपल का है, वो प्रोसेसिंग से बाहर है। इसलिए उसमें कोई वैल्यू एडिशन नहीं है। और जहां वो वैल्यू एडिशन होता है, आप छोटा सा फर्क समझने की कोशिश करिए। आप बाजार में गेहूं और एक किसी ब्रांडेड कंपनी के आटे की कीमत में फर्क समझने की कोशिश करिए। वही आटा जो आप पिसाकर 20 रुपए में खरीदते हैं, वो ब्रांडेड कंपनी का आटा आपको 60-65 रुपए में 1 किलो पड़ जाता है। हाँ, ये कॉस्ट एस्केलेशन है। और कौन उसको अफोर्ड करेगा जब भारत में औसत दिहाड़ी 300-400 रुपए, 500 रुपए की है। तो हमने इस प्रोसेसिंग इंडस्ट्री को नहीं बढ़ने दिया, क्योंकि सरकारें कहें कुछ भी, पर उनकी नीतियां किसानों के पक्ष में नहीं थी, इसलिए उन्होंने प्रोसेस फूड इंडस्ट्री को प्रमोट ही नहीं किया, उनको वो सुविधाएं नहीं दी, टैक्स इतने लगा दिए। आप
एक आंकड़ा महत्वपूर्ण है कि इंडस्ट्री सर्वे 2016-17 का भी आया था 2 साल पहले, और सीआईआई की एक फूड प्रो रिपोर्ट है, उसके आंकड़े बताते हैं कि भारत में टोटल जितनी इंडस्ट्रियल इकाइयां हैं ना सिद्धांत, उसमें केवल 15% इकाइयां ऐसी जो फूड प्रोडक्ट्स में लगी हैं, केवल 15%। आप सोचिए, हम दुनिया के दूसरे सबसे बड़े फूड प्रोड्यूसर हैं और हमारे टोटल इंडस्ट्रियल सिनेरियो में केवल 15% यूनिट्स ऐसी हैं जो फूड प्रोड्यूस करती, और उनमें भी 93% स्मॉल इंडस्ट्रीज। 93% स्मॉल इंडस्ट्रीज है, 93%। ब्रेड बनाती हैं, बिस्किट बनाती हैं, मसाले बनाती हैं, स्नैक्स बनाती हैं। 45 मेगा फूड पार्क की बात हम कब से सुनते चले आ रहे हैं, एक शुरू हुआ है, एक मेगा फूड पार्क। कितना हल्ला होता है फूड पार्क, कितना मेगा फूड पार्क, आप डेटा जाके देखिए तो आपको पता चलेगा क्यों नहीं हुआ। क्यों? उसकी वजह यह है कि प्रोसेसिंग से ही किसानों की कीमत बढ़ेगी और कमाई बढ़ेगी, पर भारत में मांग ही नहीं है। सरकार के टेक्की टैक्स पॉलिसी फूड को इतना टैक्स करती है, प्रोसेसिंग को इतना टैक्स करती है, बाकी लागतें तो जो बाकी उद्योगों के लिए हैं वो फूड प्रोसेसिंग के लिए भी है, तो इसलिए कोई डिमांड नहीं। इसलिए भारत में कोई बड़ी कंपनी फूड प्रोसेसिंग में इन्वेस्ट ही नहीं करती। हमने इंडिया में मेगा साइज की फूड प्रोसेसिंग देखी ही नहीं ना हमने उस तरीके के मेगा फूड सप्लाई चेन देखे। बहुत छोटी छोटी, बहुत फुटकर प्रोसेसिंग लोकल लेवल पर होती, जिसे और फूड प्रोसेसिंग, जब आप दुनिया में दूसरी सबसे बड़ी अनाज उत्पादन करने वाली फैक्ट्री हो, दुनिया में दूसरा सबसे बड़े दूध उत्पादक हो, तो ये लोकल फॉर वोकल का खेल नहीं है। यहां आपको बड़ा कंज्यूमर मार्केट क्रिएट करना पड़ेगा और उस मार्केट को दिखाकर ही ये कंपनियों को निवेश करना पड़ेगा। मैं फिर कह रहा हूं कि जिनके लिए ये सुधार किए जा रहे हैं, जो नाराज है तो हैं ही, जिनके लिए सुधार किए जा रहे हैं वो क्यों आएंगे जब उनको दिखाई देगा कि 25 साल में भारत में फूड प्रोसेसिंग में इन्वेस्ट ही नहीं हुआ, डिमांड ही नहीं है। भारत में फूड प्रोसेसिंग कैपेसिटी क्यों लगाई जाएंगी अगर टैक्सेशन इतना ज्यादा और लोग प्रोसेस फूड को कंज्यूम ही नहीं करेंगे। तो अब कंज्यूम करने में इनकम लेवल्स का बड़ी चुनौती। अब मंदी है, लोगों के इनकम लेवल और नीचे चले गए। जो अर्बन मिडिल क्लास था, जो थोड़ा बहुत प्रोसेस फूड खाता था, उसकी भी कंजम्पशन लेवल कम हो गई। तो ये दूसरा रास्ता ये है फिर आपके पास, अगर ये नहीं तो दूसरा रास्ता ये है कि आप इस प्रोसेस्ड फूड का एक्सपोर्ट शुरू करिए या आपने एग्रीकल्चर प्रोड्यूस का एक्सपोर्ट शुरू करिए। अभी ये बहुत अद्भुत चीज है जो समझना जरूरी है हमारे लिए। भारत दुनिया की दूसरी सबसे बड़ा फूड प्रोड्यूसर, सबसे बड़ा फूड प्रोड्यूसर और सबसे पहला कई मामलों में फूड प्रोड्यूसर अपने प्रोडक्शन का केवल 7% हिस्सा एक्सपोर्ट करता है। केवल 7%, केवल टोटल जितना भी फूड आउटपुट है आपका, उसमें आप पोल्ट्री भी मान लीजिए, उसमें मीट भी मान लीजिए, उसमें फूड ग्रेन्स भी मान लीजिए, उसमें हॉर्टिकल्चर भी मान लीजिए, उसमें फल भी मान लीजिए। और इसमें भी ज्यादातर एक्सपोर्ट सिद्धांत आसपास के ये मेना रीजन के जो मध्य पूर्व के बाजार हैं इनमें होता है। मतलब क्या है कि आम का एक्सपोर्ट होता है, थोड़ा बासमती राइस का एक्सपोर्ट होता है, ऐसी चीजों का एक्सपोर्ट होता है। मतलब सबसे बड़ी एग्रीकल्चर इकोनॉमी दुनिया की निर्यात के मामले में बेल्जियम से भी पीछे है। छोटा सा देश है बेल्जियम, जरा सा देश है, हम उससे भी पीछे है। हम पूरी दुनिया में 13वें नंबर पर हैं एक्सपोर्ट में, और हम दुनिया में सबसे ज्यादा अनाज पैदा करते हैं, हम दुनिया में सबसे ज्यादा दूध पैदा करते हैं। हम दुनिया का वो भयावह नंबर आता है। और हम आपको फार्म एक्सपोर्ट का वो नंबर जानिए। अभी क्या हुआ कि फिनांस कमीशन ने राज्यों से बात करने के लिए और बाकी चीजों से बात करने के लिए एक हाई लेवल कमेटी बनाई एग्रीकल्चर एक्सपोर्ट्स पे। उसकी एक रिपोर्ट आई। उस रिपोर्ट ने बताया कि 2009 से 2014 तक भारत का एग्रीकल्चर एक्सपोर्ट 27% सालाना की दर से बढ़ रहा था। 2014 के बाद से 12% सालाना की दर से गिर रहा है। फाइनेंस कमीशन बोल रहा है। ये रिपोर्ट है गवर्नमेंट की हाई लेवल एक्सपोर्ट ग्रुप की रिपोर्ट है, जो हाई लेवल ग्रुप है। 12% की दर से गिर रहा है। अब आप सोचिए, डोमेस्टिक मार्केट में डिमांड नहीं है फूड प्रोडक्ट्स की, एक्सपोर्ट जो भी थोड़ा बहुत होता था वो 12% की दर से गिर रहा है। मार्केट में ह्यूज सरप्लस मौजूद है फूड प्रोडक्ट्स का, क्रॉप्स का। हमारे पास कोई डिमांड नहीं है। उसकी वजह यह है कि सरकार को व्यापार के उदारीकरण से डर लगता है। अगर आपको अपना कृषि का सामान दुनिया में बेचना तो सबसे मुश्किल काम है। एग्रीकल्चर का प्रोड्यूस तो बेचना बहुत मुश्किल है दुनिया में। उसके लिए बहुत सारे सख्त नियम है, इसमें बहुत सारी तगड़ी सौदेबाजी चाहिए आपको। अगर आप ये चाहते हैं कि कोई आपका घी खरीदे तो आपको उसका मक्खन खरीदना पड़ेगा एकदम। अगर आपका कोई चावल खरीदेगा तो आपको उसके बदले उसके फ्रूट्स और उसके ग्रेप्स खरीदने पड़ेंगे। ये गिव एंड टेक है। और आप हमारे लिए, भारत के लिए एग्रीकल्चर का एक्सपोर्ट मजबूरी है। अब जब सरकार आपसे कहती है या बताती है या देश के नेता आपसे कहते हैं कि नहीं, ये सारा सुधार भारत में एग्रीकल्चर के एक्सपोर्ट को बढ़ाने में सहायक होगा, तो ये क्या आंकड़ा देखते हैं जो उनकी मेज पे रखा हुआ है कि आपका तो एग्रीकल्चर एक्सपोर्ट कंसिस्टेंटली गिर रहा है। और गिरने की वजह यह है कि पिछले 5 साल में हमने अपने ट्रेड को ओपन ही नहीं किया।
हमने दुनिया में कोई ट्रेड डील ही नहीं की, हमने कोई एफटीए रिव्यू नहीं किए, तो हमारा अनाज कौन खरीदेगा? 2014 तक जो एक्सपोर्ट ग्रो कर रहा था, और इसके बाद क्या होता है कि एग्रीकल्चर एक्सपोर्ट में जब आप किसी चीज का एक्सपोर्ट करते हैं और दुनिया के देशों में भेजते हैं, तो वहां उसकी कैपेसिटीज तैयार होने लगती है। तो आपको प्रोसेसिंग इंडस्ट्री चाहिए जिससे कि आप उससे प्रोसेस करेंगे तब आप उन नियमों के तहत आप आएंगे, क्योंकि एग्रीकल्चर में बहुत सारे नियम हैं, बहुत बहुत सारे फाइटोसैनिटरी मेजर्स हैं, बहुत सारे पेस्टिसाइड्स के रूल हैं जिनको लागू करके तब आप अपने यहाँ का टमाटर प्रोसेस कर सकते हैं, अपने यहाँ का सेब प्रोसेस कर सकते हैं और उसे उसे प्रोसेस करके किसी देश को एक्सपोर्ट कर सकते हैं। और इसके लिए बड़े पैमाने पर ट्रेड नेगोशिएशंस और ट्रेड रिलेशंस चाहिए, खत्म होते चले गए। इंडिया का एक्सपोर्ट बढ़ने के बजाय लगातार गिरना शुरू हो गया। अब यहाँ जो महत्वपूर्ण बात जो हमें भविष्य में हम क्या कर सकते हैं तो अब किसान कहाँ खड़ा हुआ है? किसान अपनी थोड़ी सी फसल सरकार को बेचता है, बाकी फसल वो बाजार में औने पौने दामों पर बेचता है, मिलता है, उस पर नुकसान उठाता है। उसके सामने कोई फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री नहीं है, क्योंकि सरकार ने प्रोसेस फूड पे तो इतना टैक्स लगा दिया है कि आप एक ब्रेड और आप प्रोसेस फूड में पास्ता बाजार में खरीदने जाएं जिसमें केवल गेहूं को बनाया गया तो उसकी कॉस्ट इतनी ज्यादा हो जाती है कि प्रोसेस फूड की कोई डिमांड नहीं है भारत में। और एक्सपोर्ट हम कर नहीं रहे हैं क्योंकि हम एक्सपोर्ट में ट्रेड लिबरलाइजेशन से डरते हैं, उदारीकरण से डरते हैं, तो हमारे किसान का सामान कहीं दुनिया में बिकता नहीं। आप कहने के लिए लाख एफपीओ बना लीजिए, पर एफपीओ जो भी पैदा करेंगे उसको एक्सपोर्ट करने के लिए आपको कोई डील, कोई एग्रीमेंट, किसी मार्केट में एक्सेस चाहिए। अब भारत के पास दो रास्ते हैं सिद्धांत, यहां खड़े होकर हम इन सारे बिलों से बाहर दूर निकल कर देखें, बड़े स्तर की जो सुझाव या जो जरूरत है भारत को, या तो भारत के पास रास्ता है कि वो अमेरिका बने और अपने यहाँ यूरोप बने, अपने यहाँ प्रोसेस्ड फूड का एक बड़ा मार्केट तैयार करे। लोग कच्चे खाने के बजाय प्रसंस्कृत खाना, प्रोसेस्ड फूड खाना शुरू करें, उनके इनकम के लेवल इतने ऊपर बढ़े कि वो प्रोसेस्ड फूड का कंजम्पशन शुरू करें, जिससे कि जो सामान खेतों में पैदा हो रहा है वो फैक्ट्री में जाए, साफ हो, क्लीन हो, उससे नए प्रोडक्ट बने और वो आपके पास तक आए और उसका प्रॉफिट ट्रांसफर होकर उन लोगों के पास जाए जो लोग उसे पैदा कर रहे हैं, किसानों के पास तक। हमें फूड का पूरा एक नया मार्केट इंडिया, मतलब एक पूरा एक रेडिकल लाइफस्टाइल चेंज की बात कर रहे हैं। हाँ, वो लाइफस्टाइल चेंज की बात, और वो बहुत डिफिकल्ट है इस समय। उसकी वजह ये है कि लोग तो ग्रीन प्रोडक्ट की तरफ जा रहे हैं, लोग तो अब और फ्रेश प्रोडक्ट की तरफ जा रहे हैं। लोग ज्यादा मोटा अनाज खाना पसंद कर रहे हैं। हाँ, प्रोसेस्ड फूड जो है वो हमारी फूड हैबिट से बाहर निकालने की कोशिश की जा रही, जो थोड़ा बहुत है भी भारत में, उसे प्रोसेस फूड मत खाओ, घर में ले आओ, उसको बना लो। तो जो होम कुकिंग है और बाकी सारी चीजें, ये लाइफस्टाइल के चेंजेस जो पिछले एक दशक में आए, उन्होंने प्रोसेस फूड इंडस्ट्री के लिए और चैलेंज पैदा किया है। तो भारत में तो वैसे ही नहीं थी, और नहीं बिकेगा तो कौन आएगा? या दूसरा रास्ता हमारे पास वियतनाम बनने का है। और एक्चुअली हम अमेरिका के बारे में बात करते हैं, यूरोप के बारे में बात करते हैं, वियतनाम के बारे में बात कम करते हैं। वियतनाम ने क्या किया? वियतनाम ने अनोखा काम किया। वो छोटा सा देश है, वियतनाम को पता था कि वो जितनी फूड प्रोडक्ट प्रोड्यूस करता है भारत की तरह, उतना वो खा नहीं सकता, क्योंकि उसकी कंट्री में इतनी चीजें, इतनी आबादी की कैपेसिटी नहीं है, इतनी बाइंग कैपेसिटी नहीं है, इतना बड़ा मार्केट नहीं है। तो उन्होंने क्या किया कि 1990 के बाद वियतनाम ने करीब करीब 1 दर्जन ऐसी फसलें थी, 8 से 10 ऐसी फसलें थी जिनमें एक वैल्यू चेन तैयार की। अच्छा। उनकी कंप्लीट वैल्यू चेन तैयार की। 10 साल में वियतनाम ने 15 फ्री ट्रेड एग्रीमेंट किए। 15। 10 साल में 15 फ्री ट्रेड एग्रीमेंट दुनिया में किए। और आप सरप्राइज करोगे कि वियतनाम दुनिया का के शायद उन इकलौते देशों में होगा जहां जीडीपी में खेती का हिस्सा 4 गुना बढ़ गया। पूरी दुनिया के जीडीपी में खेती का हिस्सा घट रहा है, चाहे वो अमेरिका हो, चाहे वो यूरोप हो, चाहे वो इंडिया हो, चाहे वो चाइना हो। वियतनाम ने अपने यहां एग्रीकल्चर में का जीडीपी में हिस्सा 4 गुना कर दिया। यानी कि टोटल जीडीपी में अगर वो $10 अरब का जीडीपी था, तो जो आंकड़े बताते हैं वो करीब करीब $40 अरब का एग्रीकल्चर जीडीपी हो गया। तो वहां जो सरप्लस प्रोडक्शन था, जो सरप्लस प्रोडक्टिविटी थी, जो फूड था, उसे उन्होंने एक बड़ी वैल्यू चेन सिस्टम में बदला, ट्रेड मार्केट ओपन किए, दुनिया के बाजारों को सामान एफटीए किया और उन्होंने पूरी दुनिया में एक्सपोर्ट करके अपने यहाँ एग्रीकल्चर को नीचे, जो बॉटम ऑफ द पिरामिड था, उसको वो एक्सपोर्ट की सक्सेस स्टोरी बना दी। ये ताकत होती है बाजार के उदारीकरण की, या तो आपके पास पॉलिसी हो देश में कंजम्पशन की या दुनिया में कंजम्पशन की। और वियतनाम के मामलों में और भी पैराडॉक्स है, या तो आप अमेरिका ही होइए या तो सीधे वियतनाम ही हो जाइए। हाँ, या दो ही रास्ते, या तो आपकी इतनी बड़ी आबादी है, अगर इतनी बड़ी आबादी देश में में प्रोसेस फूड को खाना शुरू कर दे, दुनिया की कोई भी बड़ी कंपनी वियतनाम वॉर से आप इस पैराडॉक्स को समझ सकते हैं। हाँ,
नहीं, वियतनाम में बहुत सारे पैराडॉक्स हैं। वियतनाम पे कभी अलग से भी हम चर्चा कर सकते हैं कि वियतनाम क्यों इतना दिलचस्प देश है। और अभी देखिए कोविड के दौरान वियतनाम ने अपने आप को कैसे प्रोटेक्ट किया, वियतनाम ने अपने यहाँ कैसे चाइना से निकल रहे इन्वेस्टमेंट को अट्रैक्ट किया, ये एक अलग डिबेट है। लेकिन आप एक बड़ी इकोनॉमी है, आप जो पैदा करते हैं उसका क्वालिटी कंजम्पशन नहीं करते हैं, और आपका प्रोड्यूसर गरीब है तो या तो आप कंज्यूम करना शुरू करिए, या तो हम कंज्यूम करना शुरू करें, या फिर हम कहीं दूसरी जगह बाजार में कंज्यूमर ढूंढें। इसके अलावा तो कोई रास्ता ही नहीं। भारत में जितने मोबाइल फोन बनते हैं उतने सब खपत थोड़ी होते हैं। मोबाइल फोन लगाने वाली कंपनियां भारत में इसलिए आई कि वो मोबाइल फोन अगर 1000 बनाएंगी तो 500 यहां बेचेंगी, 500 का बाजार दुनिया में है। एकदम। कारें बनाने वाली कंपनियां कार आती हैं, भारत में भी बेचती हैं और बाहर भी बेचती हैं। तो अगर आप प्रोड्यूस कर रहे हैं तो उस प्रोड्यूस के लिए कंज्यूमर ढूंढिए। फार्मर को यह पता है कि वो एक ट्रैप में है, फार्मर को ये पता है कि वो एक गहरे ट्रैप में, वो ट्रैप सरकार की पॉलिसी से बनता है जिसमें उसे ज्यादा उगाने के लिए प्रेरित किया जाता है। उसके बाद उसके माल की कीमत नहीं बिकती, प्रोसेसर तो है ही नहीं, प्रोसेस तो होता ही नहीं, एक्सपोर्ट का तो उसे पता ही नहीं क्योंकि वो सीधे कहां एक्सपोर्ट करने जाएगा। एक्सपोर्ट करने के लिए तो एक बड़ा नेटवर्क चाहिए, तो उसे कुछ पता नहीं। लेकिन वो इसके अलावा कुछ और नहीं कर सकता। वो अपनी जमीन के ऊपर कोई फैक्ट्री तो नहीं लगा सकता, वो अपनी जमीन के ऊपर कोई दूसरा काम नहीं कर सकता क्योंकि उसे कुछ और करना आता भी नहीं और कर भी नहीं सकता, और वो कर भी नहीं सकता कोई चीज। एक दिलचस्प ऐतिहासिक किस्सा सुनाते हैं हम आपको सिद्धांत, जिससे कि हमें समझ में आएगा कि सरप्लस एग्रीकल्चर और उसके साथ मजबूत व्यापार का रिश्ता कितना महत्वपूर्ण होता है। और एक किस्सा आज का नहीं है, ये 7000 बीसी का है, 7000 ईसा पूर्व का है। ओके। हम सारे लोगों ने वो सुमेरियाई सभ्यता का या मेसोपोटामियन सभ्यता का वो प्रसिद्ध इपिक सुना होगा या पढ़ा होगा, जिसको हम गिलगामेश कहते हैं। गिलगामेश की कहानी हम लोगों ने सुनी होगी, पढ़ी होगी, शायद शुरुआत में पढ़ाई जाती थी। मेसोपोटामिया एक्चुअली दुनिया की पहली सबसे बड़ी ऑर्गेनाइज्ड फूड इकोनॉमी थी। सुमेरियाई लोगों ने नहरों के जरिए, पानी के जरिए जो सुमेरिया जो तत्कालीन मेसोपोटामिया का जो एरिया था, जो इराक, सीरिया और इसके बॉर्डर का एरिया था, वहां उन्होंने फसलों का उत्पादन इतना ज्यादा बढ़ाया कि उसके साथ उन्होंने अंतरराष्ट्रीय व्यापार मार्ग खोले और पूरे मध्य एशिया से और नीचे इजिप्ट से ट्रेड करना शुरू किया। और उनका एक शहर था उरुक, जो शायद आज की कल्पना में, अगर आप माने तो आज की कल्पना में वो कोई न्यूयॉर्क, लंदन या दुबई जैसा ट्रेडिंग टाउन रहा होगा उरुक। गिलगमेश की कथा यह बताती है कि कैसे एक विराट खाद्य अर्थव्यवस्था तैयार होती है, जो खुद अगर खपत नहीं कर पाती तो अपने लिए एक विराट आसपास व्यापार नेटवर्क तैयार करती है और उसे बेचती है। मतलब उरुक अगर माने तो आज बगदाद से करीब 250 किलोमीटर दूर, वो आज के बगदाद से 250 किलोमीटर दूर वो शहर रहा होगा कभी उरुक, जो खत्म हो गया। कई मामलों में जैसे आप ध्यान से देख, लगता है कि जैसे कि अफ्रीका में क्या स्थिति है। अफ्रीका में जमीन के नीचे अभूतपूर्व संसाधन भरे हुए हैं, सबसे अच्छे मिनरल्स हैं, रिसोर्सेज हैं, डायमंड है, पर ऊपर बैठे हुए लोग जो उसके ऊपर हैं वो सब गरीब हैं। वहां पे वार जोन्स बने हुए हैं, वहां पे सिविल वार्स लंबे समय तक चलते रहते हैं। वो जो रिसोर्स कर्स की जो थ्योरी है वो भारत में भी जो सबसे ज्यादा पैदा कर रहा है, जिसे कि हम अपने सांस्कृतिक भाषा में शस्य लक्ष्मी मान के कहते हैं, वो सबसे ज्यादा गरीब है। वहां जितनी वो पैदा करता है, जितनी वो पैदावार बढ़ाता है, उतना ही गरीब होता जाता है। लॉकडाउन के दौरान उत्तर प्रदेश में, छत्तीसगढ़ में, मध्य प्रदेश में, बिहार में किसानों ने अपने खेतों के ऊपर ट्रैक्टर चलवा दिए क्योंकि उनको अगली फसल बोनी थी और बाजार तो था ही नहीं। जो सब्जी लगी थी कोई खरीदने वाला नहीं था, सारी की सारी सब्जी की फसल बर्बाद हो गई। हर साल आप सोचते हैं कि कुछ सामान फेंका गया, कहीं सड़ा, तो वो अपनी मेहनत से, अपनी लागत लगाकर, अपनी पूंजी लगाकर जो पैदा कर रहा है, उसे पैदा करके गरीब हो रहा है। और इसलिए नहीं गरीब हो रहा कि कानून नहीं है, सिद्धांत, इसलिए गरीब नहीं हो रहा कि भारत में व्यापारियों की कमी है, इसलिए नहीं कम हो रहा कि उसे आप 4 प्राइवेट मंडी और खोल के दे दीजिए, एपीएमसी को बनाए रखिए, खत्म कर दीजिए। वो इसलिए गरीब हो रहा है क्योंकि उसे बाजार खत्म हो गया, बाजार ही नहीं है। तो देखिए, किसी भी बाजार में, किसी भी सिस्टम में प्रोड्यूसर का भरोसा सिस्टम पर, व्यवस्था पर, सरकार पर, नीतियों पर, कंपनियों पर तब बनता है जब उसे उसकी मेहनत का सही मूल्य मिले। इस एज सिंपल एज कि आप किसी कंपनी में काम कर रहे हैं और अगर आपकी मेहनत के बराबर आपको पैसा नहीं दे रही तो आप उसके साथ काम नहीं करेंगे। और यही स्थिति है, जो प्रोड्यूसर है, जो उत्पादक है, किसान है, अगर उसको उसके लेबर का सही मूल्य बाजार में नहीं मिलेगा तो उसका ट्रस्ट इस पूरे सिस्टम से गड़बड़ा जाएगा। वो बैलेंस खत्म हो चुका है और इसलिए जो फैसले सरकार कर रही इस मंदी के बीच में,
वो सब कुछ सारे संदेह पैदा कर रहे हैं, क्योंकि पूरी की पूरी सियासत सिद्धांत जिस बाजार के नाम पे हो रही है ना, जो दिखाया जा रहा है कि तुम जाके किसी भी निजी कंपनी को बेच सकते हो, तुम्हारे लिए बेचने के हमने 10 विकल्प बढ़ा दिए हैं। पहले तुम एक मंडी में बेचते थे, अब तो वहां एक खुली मंडी है जहां कोई टैक्स नहीं लगेगा, तुम जाके जाके बेच सकते हो, तुम्हें कोई किसी को जाके बेच सकते हो। वो बाजार है कहाँ जिस बाजार में उसे बेचने के लिए कहा जा रहा है? प्रोसेसर कहाँ है? एक्सपोर्ट कहाँ है? कंज्यूमर कहाँ है? कौन उसको खरीद रहा है जो वो बेचने जा रहा है? वो मार्केट ही कहाँ है? तो जब वो मार्केट ही नहीं है भारत के पास, ना तो भारत के भीतर भारतीय खेती के पास बाजार है, ना भारत के बाहर भारतीय खेती के पास बाजार है, तो किसान नए दान के चक्कर में अपना कटोरा नहीं फोड़ लेगा। जो आप उसको दान देने जा रहे हैं उससे उसका कटोरा फूट जाएगा, तो वो डर रहा है कि आप जो दान दे रहे हो जो बचे हुए कटोरे में वो भी खत्म हो जाएगा। तो चैलेंज ये है कि हमने कंसिस्टेंटली पिछले 6-7 साल में किसान को बाजार तो दिया ही नहीं, मार्केट तो दिया ही नहीं, वैल्यू तो दी नहीं, मार्केट दिया नहीं। अब उसको एक ऐसे मोड़ पे लेकर आ गए हैं जिसके अविश्वास और बढ़ गया है। इसलिए ये जो मांगे दिख रही हैं आपको, इसके भीतर के नहीं हमको गारंटीड प्राइस दीजिए और हमको, ये सारी मांगे क्यों दिख रही? क्योंकि आप टॉप ऑफ द लाइन उसके दिमाग की चिंता समझिए कि अगर उसकी लागत खेत में एक्स आ रही है तो क्या उसे x+1 कीमत मिल रही है बाजार में किसी भी समय? यही नहीं कि केवल एमएसपी के सीजन में उसे मिले और बाकी साल वो नहीं बेचना चाहता तो बाकी साल वो आधी कीमत पे बेचेगा। और अंशुमान जी, वो किसान कितने समय से वो परेशान है, वो कितने समय से वो झेलता आ रहा है, और वो पता है उसको कि मार्केट में 75 लोग और आ चुके हैं, और 75 लोग खरीदेंगे नहीं उसका सामान। आप 75 लोग और कर दीजिए, लेकिन वो 75 लोग ले कहां जाएंगे उसको किसे बेचेंगे जाके? और इस मंदी में जहां प्रोसेस फूड की डिमांड और ज्यादा कम हो गई है, लोगों के घरों में सामान नहीं जा रहा है, रेस्टोरेंट्स और बहुत सारे ऐसे नेटवर्क जहां प्रोसेस फूड बनता था वो वैसे भी बंद हो चुके हैं। फार्मर ने 2012-13 के बाद जिस तरीके की मंदी देखी है, जिसे हमने रिपोर्ट नहीं किया, जिसे हमने समझने की कोशिश नहीं की, क्योंकि हम वो चीजें रिपोर्ट नहीं करते हैं सिस्टम में। आप गवर्नमेंट के डेटा देखिए, सरकार के आंकड़े देखिए, आपको दिखाई पड़ेगा कंसिस्टेंटली क्रॉप दर क्रॉप प्राइसेस नीचे गिरते चले गए। आपको मालूम है सिद्धांत यहां तक हुआ है पिछले साल 2 साल में कि सरकार को बाजार में सस्ता आयात रोकने के लिए इंपोर्ट ड्यूटी बढ़ानी पड़ी है, क्योंकि इंपोर्ट ड्यूटी लगाने के बाद भी भारतीय बाजार में आने वाला आयातित फसल या सामान एमएसपी से सस्ता था जी, उससे नीचे पड़ रहा था, तो सरकार को उसमें ड्यूटी बढ़ानी पड़ी पिछले 2-3 साल में। तो ये जो मिसट्रस्ट है, ये जो डर है, ये जो भय है, वो ये है आप उसे बाजार दिखाओ ना, उसे मार्केट दिखाओ, उसे मार्केट प्लेयर मत दिखाओ, एकदम दिखाओ उसके सामने ये प्रस्तुत करो कि मार्केट है, तुमको ये मार्केट 2 साल तक इतना रिटर्न देगा, वो अपना सामान बेचने के लिए तैयार हो जाएगा। किसी को वो प्रोड्यूस कर रहा है तो अपने घर के लिए, घर में रखने के लिए प्रोड्यूस नहीं कर रहा है, उसके वो प्रोड्यूसर है, वो उत्पादक है, तो उसे तो बाजार चाहिए, उसे तो बेचना ही, लेकिन वो मिनिमम बचाने की कोशिश कर रहा है वो। और ये सारा डर, ये सारा भ्रम इसलिए फैला हुआ है। मेरी कोशिश थी ये बताने की कि हम पॉलिटिक्स समझ गए, हमने कानून देखा, ये जो पूरी इकोनॉमिक्स है, इंडियन एग्रीकल्चर दुनिया में सबसे ज्यादा मार्केट डिफिशिएंट एग्रीकल्चर है दुनिया में। ऐसी फूड फैक्ट्री है जिसका कोई बाजार नहीं है, ना देश के भीतर ना देश के बाहर, और इसलिए हम इस क्राइसिस में हैं। अंशुमान जी, कुछ छोटे छोटे टर्म्स हैं और छोटे छोटी बातें हैं जो उसको समझना मैं चाह रहा हूं, और मैं चाह रहा हूं कि दर्शक भी समझें इस बात को। एक शब्द है बिचौलिया। बिचौलिए का खेल क्या है, मैं जानना चाह रहा हूं। मैं इस पर बात करना चाह रहा हूं कि उनकी बात हो रही है और सरकार कह रही है बिचौलिया शब्द का ऐसे इस्तेमाल हो रहा है बिचौलिए का कि बहुत बुरी चीज हो। पूरे डिबेट में, पूरे डिस्कोर्स में बिचौलिया एक खराब चीज की तरह आ रहा है। बिचौलिया नहीं हो गया, बिचौलिया दलाल हो गया। जैसे बिचौलिया और एक खराब किस्म का दलाल हो गया, और दलाल शब्द जब हम कहते हैं एक खराब, पूरे एक भाषा के खराब खोमचे में चले जाते हैं। क्या कहानी है, क्या खेल है? ये अंतर्विरोध है, और यही राजनीति हमेशा व्यवस्थाओं के अपने तरीके से व्याख्याएं करती है, और हमारे यहाँ लोग उन व्याख्याओं को उनके सही संदर्भों में नहीं समझते। ये वही बिचौलिया था जिसे सुषमा स्वराज ने संसद में किसान का दोस्त बताया था 2012 में जी, जब वॉलमार्ट इंडिया आ रही थी या जब कारफू आ रही थी, और तब क्या बड़ा हंगामा हुआ था उस समय। हमें याद है उस समय, और ये कहा था कि नहीं, ये तो वही लोग हैं जिनके पास किसान जाएगा। समझना जरूरी है, अगर मॉडर्न इकोनॉमिक टर्म्स में सिद्धांत हम बात करें तो प्रोड्यूसर और कंज्यूमर के बीच एक इंटरमीडिएट चेन होती है। अगर आप भारत में खेती की सप्लाई चेन की बात करेंगे, वैल्यू चेन की बात करेंगे, तो बगैर इंटरमीडिएरीज के वो वैल्यू चेन बनी नहीं सकती। आप ऐसे कल्पना करिए कि क्या कार बनाने वाली कंपनी आपके घर कार देने आती है,
एलआईसी जो पॉलिसी बनाती है वो क्या आपको बेचने आती है? हर सिस्टम में, हर नेटवर्क ऐसा में, एलआईसी का क्योंकि जीएम नहीं आता है ना घर पे आपके। हर सिस्टम और हर नेटवर्क में इंटरमीडियरीज हैं और वही सप्लाई चेन है। आप कोल्ड स्टोरेज बनाएंगे, कोल्ड चेन बनाएंगे, प्रोसेसर बनाएंगे, ट्रांसपोर्टर बनाएंगे, बनाएंगे चीजों को कैरी करने वाला बनाएंगे, स्टोरेज करने वाली चीजें बनाएंगे। ये सारा का सारा नेटवर्क उन इंटरमीडियरीज का। अच्छी भाषा जब हमें इस्तेमाल करनी होती है तब हम क्या भाषा इस्तेमाल करते हैं? एग्रीकल्चर रिक्वायर्स ए ह्यूज सप्लाई चेन एंड स्ट्रांग इंटरमीडियरीज। जब हमें गाली देनी होती है तब उनको बिचौलिया कह देते हैं। फर्क फर्क सिर्फ इतना ही। लेकिन अगर आप मॉडर्न मार्केट के सिस्टम में देखें तो हर सिस्टम में, हर ट्रेडिंग सिस्टम में, हर जगह प्रोड्यूसर और कंज्यूमर के बीच इंटरमीडियरीज हैं और उन पर टैक्स लगता है। तभी तो सरकार प्रोडक्शन पे भी टैक्स लेती है, सेल्स में भी टैक्स लेती है। हिंदुस्तान लीवर जो टूथपेस्ट बना रहा है वो 4 इंटरमीडियरी से गुजर के आपके पास आता है, 5 इंटरमीडियरी से गुजर के आपके पास आता है। या जो मोबाइल सर्विस आप यूज कर रहे हो वो 5 इंटरमीडियरी से गुजर के आपके पास आती है। तो ये जो आईटीसी जैसे आटा बेचती है तो सीधे किसान से जाके आईटीसी का जीएम थोड़े खरीदता होगा, गेहूं दे दो अपना। यही बात कि उनका भी अपना एजेंट है और यही जो व्यापारी एपीएमसी में काम कर रहे हैं यही एजेंट के तौर पर उनके लिए भी काम करते हैं, उनके लिए भी खरीदते हैं। और आईटीसी भारत में एफसीआई के पास सबसे बड़ी बायर है फूड ग्रेन की, क्योंकि उसके पास वो आटा और बाकी फूड प्रोडक्ट्स में डील करती है। तो हमारा मानना कहना यह कि प्रक्रिया ट्रांसपेरेंट हो। ये तथ्य सही है कि मंडी टैक्स एक समान होना चाहिए देश में। शांता कुमार कमेटी ने रिकमेंड किया था कि आप मंडी टैक्स की दर एक समान कर दिया। राज्यों को आप इस बात के लिए राजी करिए, कन्विंस करिए। भारतीय जनता पार्टी की सरकार है ज्यादातर राज्यों में, सारे राज्यों में मंडी दर एक समान क्यों नहीं हो जाती जब जीएसटी रेट एक समान हो गया है? आप पूरे देश में मंडी की रेट एक समान कर दीजिए। क्यों किसी राज्य में 14% है, किसी में 7% है, किसी में 6% है? लेकिन अगर आप फार्मर को, प्रोड्यूसर को कंज्यूमर तक ले जाना चाहते हो तो उसे बीच में एक इंटरमीडियरी नेटवर्क की जरूरत होगी। और वो इंटरमीडियरी नेटवर्क चाहे आप एक प्राइवेट कंपनी का एजेंट खड़ा कर दें एपीएमसी के बगल में और एक ट्रेड जोन बना दें, उस ट्रेड जोन में वो खरीद रहा हो या कहीं खरीद, तो ये फर्क समझना जरूरी है। अगर हम सप्लाई चेन की बात करते हैं, हम वैल्यू चेन की बात करते हैं, तो हमें इन शब्दों के इस्तेमाल से इनको सही संदर्भ में समझना चाहिए। बेहतर यह है कि ये जो बीच का सिस्टम इसे ट्रांसपेरेंट बनाया जाए, इस पर जो टैक्स लगते हैं वो टैक्स कम किए जाएं, क्योंकि वो कंज्यूमर तक आने वाली लागत बढ़ाते हैं। बीच में जो चोरी है, जो भ्रष्टाचार है, उसे सीमित किया जाए और कोशिश किया जाए कि कच्चे माल पर ही इतनी कीमत क्यों बढ़ जाती। जिस कीमत पर आपको शहर में प्रोसेस्ड फूड मिलना चाहिए सिद्धांत, उस कीमत पर आपको कच्चा एग्रीकल्चर प्रोडक्ट मिलता है। जिस कीमत पे आपको प्रोसेस्ड फूड, जिस कीमत पर आपको टोमेटो प्यूरी मिलनी चाहिए, उस कीमत पर आपको दिल्ली में टमाटर मिलता है। उस टमाटर की कॉस्ट किसान को बहुत कम रिटर्न मिलता है। अरे अब तो वो महीना आ रहा है जब यूपी में, मतलब इस साल पता नहीं वो उपज होगी कि नहीं, कि टमाटर 5-5 रुपए का पसेरी बेचते हैं किसान। इतनी उपज हो जाती है इस समय। तो अब वो जो बीच का नेटवर्क है, वो जो जिसे आप बिचौलिया कहते हैं, वहीं पे तो आप प्रोसेसर लाने वाले थे, वहीं तो आप सप्लाई चेन बनाने वाले थे, वहीं तो कोल्ड चेन्स काम करेंगे। तो मेरा मानना यह है कि हमें राजनीतिक लाभ के लिए उन शब्दों का इस्तेमाल करने से बेहतर है कि उनकी जो मॉडर्न इकोनॉमिक अंडरस्टैंडिंग है इंटरमीडिएट नेटवर्क की, और हर बिजनेस में हर जगह मौजूद है, उसे समझने की कोशिश करनी चाहिए। इसके बाद अगला शब्द है और अगली बातचीत है जिस पर सबसे ज्यादा हल्ला है, एमएसपी का। एमएसपी का मतलब उसकी जरूरत किसान क्यों महसूस कर रहे हैं, ये तो हम बात कर चुके हैं। एमएसपी को लेकर इतना कंफ्यूजन क्यों है सरकार में? सरकार उसको लेकर कोई स्टैंडिंग क्लियर क्यों नहीं कर रही है? किसान बोल रहे हैं सरकार लिखित में क्यों नहीं, कानून में क्यों नहीं लेकर आ रही है? देखिए, हमने जैसे कहा ना, किसानों को चूंकि लॉसेस का डर है और लॉसेस हो रहे हैं उनको लगातार, तो वो लॉसेस का डर जब होता है तो वो वही सरकार जो उनको एमएसपी देकर प्रोड्यूस करने के लिए ज्यादा प्रेरित करती है, उससे वो अपने लॉसेस की कवरेज मांगते हैं। कंपनी भी तो मांगती है सर। अभी कंपनियों को नुकसान हुआ, उनके टैक्स कम किए गए, तो हर कंपनी, हर बिजनेस, हर प्रोड्यूसर अपने लॉसेस को कवर करने की कोशिश करता है। किसान उसे रूट ढंग से मांग रहे हैं आंदोलन की तरीके से, कंपनियां उसको पीछे बैठ के कमरे में सेट कर लेती हैं और कॉस्ट कम करा लेती हैं, ड्यूटी कम करा लेती हैं, टैक्स कम करा लेती हैं। ये दोनों में फर्क है। चुनौती एमएसपी की क्या है? क्यों भारत में एग्रीकल्चर सेक्टर में जो क्राइसिस है, इसकी वजह यह है कि सुधारों का जो सीक्वेंस है, जो क्रम है, वो गड़बड़ है। सरकार, जैसे मैंने कहा कि सरकार एमएसपी से किसानों से ज्यादा पैदा कराती, फिर थोड़ा सा खरीद के बाहर निकल जाती है बाजार से, बाकी उनको छोड़ देती है कि वो सस्ती कीमत पे बेचें। सुधार कहां से शुरू होना चाहिए था? सुधार यहां से शुरू होना चाहिए था सिद्धांत। शांता कुमार कमेटी इसी सरकार ने बनाई थी 2015 में, और उन्होंने ये रिपोर्ट में कहा था कि भारत में सरकारी खरीद जो अनाज की, उसकी प्रक्रिया को कब पुनर्गठन करने की जरूरत है। और पुनर्गठन क्या होना चाहिए कि जो प्रमुख अनाज उत्पादक राज्य हैं, जहां से राशन प्रणाली के लिए ज्यादातर अनाज खरीदा जाता है, वहां अनाज खरीदने की पूरी जिम्मेदारी राज्यों पर सौंप दी जाए।
एफसीआई को वहां से बाहर निकाल लेना चाहिए। एफसीआई बेहेमोथ है, करप्शन, ह्यूज करप्शन है। एफसीआई की स्थिति यह है कि बैंकों का के फूड क्रेडिट का सबसे बड़ा हिस्सा एफसीआई को जाता है, हमारी आपकी बचत कर्ज के तौर पे एफसीआई के पास जाती है। फिर इस एफसीआई को कर्ज देने के लिए सरकार ऑफ बजट फाइनेंसिंग करती है। सीएजी ने पिछली रिपोर्ट में कहा कि एफसीआई को पैसा देने के लिए सरकार ने बजट को घुमा दिया, बजट में भी उसको दिखाया नहीं। शांता कुमार कमेटी की रिपोर्ट कहती थी कि आप इन राज्यों में सिर्फ उतनी ही खरीद कराइए जितनी की आपको राशन प्रणाली के लिए जरूरी है। क्यों आप 3 साल भर का स्टॉक खरीद के रखे हुए हैं? किसके लिए कर, उससे कितने लोगों को पैसा मिला? कितनी प्राइवेट कंपनियों के गोडाउन्स और उनके धंधे सिर्फ एफसीआई के दम पे चलते हैं। क्योंकि एफसीआई उतना उतना अनाज, जब भारत में सामान्य रूप से अनाज का उत्पादन ज्यादा है सिद्धांत, तो राशन प्रणाली से उठने वाले अनाज की मात्रा भी कम है, लगातार गिर रही है। बहुत कम लोग राशन प्रणाली का इस्तेमाल करते हैं। जब अनाज की है, बहुत ही गरीब, बहुत ही विपन्न, गरीबी की रेखा से नीचे ऐसे लोग जिनके पास कुछ नहीं है, उन्हें अनाज की या बाकी चीजों की जरूरत है। पर हम, चूंकि हमें वोट चाहिए, तो हम दिखाने के लिए बड़े पैमाने पर अनाज खरीदते हैं। शांता कुमार कमेटी ने कहा कि इन राज्यों की खरीद इन पर छोड़ दी जाए, इन्हें असेसमेंट करने दीजिए कि कितना अनाज बांटना है, फूड सिक्योरिटी के तहत उतनी खरीदारी कर लिया। जो सरप्लस इनके यहाँ थोड़ा है उसे एफसीआई खरीद ले और एक बफर बना ले कि कभी एक क्राइसिस आए, कभी अकाल पड़ जाए, सूखा पड़ जाए, क्राइसिस आ जाए, तो उसके लिए हमारे पास अनाज का एक रिजर्व, फूड रिजर्व होना चाहिए। पर वो आप आज की स्थिति देखिए, हमारे पास फूड रिजर्व में जितना अनाज पड़ा हुआ है वो 3 साल की जरूरत से ज्यादा है। ये क्यों खरीदा? आज भी सरकार दावा कर रही है रिकॉर्ड खरीद की। अगर भाई एमएसपी गलत है, खराब है, तो बढ़ा क्यों रहे हो? अगर सरकारी खरीद से आपका बजट बर्बाद हो रहा है और आपको लगता है कि सरकार का बजट बर्बाद हो रहा है, तो खरीद सीमित क्यों नहीं करते? शांता कुमार कमेटी ने कहा था कि आप जो बाकी राज्य हैं, छोटे राज्य, ऐसे राज्य हैं जहां पर छोटे किसान हैं, जिन्हें इनकम सपोर्ट की जरूरत है, वहां आप एफसीआई को भेजिए, वहां एफसीआई खरीद करे, वहां खरीद के केंद्रों की संख्या बढ़ाई जाए। तो नेक्स्ट लेवल का रिफॉर्म क्या था कि उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश, जहां 1 एकड़ से कम का किसान है, उससे हर पूरे साल भर अपना अनाज एमएसपी की कीमत पर बेचने का की सुविधा मिले, पूरे साल भर, केवल सीजन में नहीं, ताकि उसकी गरीबी दूर हो सके, उसे सही कीमत मिल सके। और जो राज्य ऐसे हैं जहां पर सरप्लस प्रोडक्शन है अनाज का, वहां राज्य सरकारों पर छोड़ दिया जाए कि वो डिसाइड करें कि उनको कितना अनाज खरीदना है बांटने के लिए। अब ये सुधार तो हुआ नहीं। अभी क्यों नहीं हुआ? क्योंकि एफसीआई खत्म करने का मतलब है कि एक ह्यूज करप्ट नेटवर्क है जिसको आप खत्म नहीं करना चाहते। बड़े पैमाने पर प्राइवेट कंपनियां एफसीआई को वेयरहाउस सप्लाई करती हैं। ह्यूज रैकेट्स हैं एफसीआई के पीछे, इतनी बड़ी एजेंसी आपने खड़ी कर दी है। हम जब उसे ठीक नहीं कर पाते हैं ना, हमें ठीक वहां करना था। वो रिफॉर्म इसी सरकार ने उस कमेटी बनाई थी। उस रिफॉर्म कमेटी की रिपोर्ट ने बहुत डिटेल में भारत में राशन प्रणाली, सरकारी खरीद, एमएसपी, एफसीआई के कामकाज में सुधार की लंबी सिफारिशें दी थी। आज तक हमने उसकी चर्चा एक बार भी नहीं सरकार से सुनी। कौन डर रहा है एफसीआई को खत्म करने से? क्यों सरकार ये स्ट्रक्चरल रिफॉर्म क्यों नहीं करती? और अगर आप ये स्ट्रक्चरल रिफॉर्म करेंगे, थोड़े समय के बाद फार्मर अपने आप को एडजस्ट करेगा। ये जितनी डिमांड है उतना प्रोड्यूस करेगा और बाकी चीजें प्रोड्यूस करने की कोशिश करेगा। पर ये अकेले ही नहीं हो सकता, इसके साथ जो हमने पहले आपसे बात कही कि उसके साथ उसका बाकी प्रोड्यूसर्स हैं, उसका मार्केट क्रिएट करना पड़ेगा। तो है क्या कि वो फलसफी को बहस के भीतर खुदा मिलता नहीं और डोर को सुलझा रहा है पर सिरा मिलता नहीं। वो स्थिति है कि हम कहीं से भी कपिवत सुधार, जिनको हम कहते हैं ना, है जो कपिवत सुधार होते हैं ना, कि कभी आप इस डाल पर बैठे थे, कभी आप एमएसपी 1.5 गुना बढ़ा देते हो, कभी किसान के खाते में पैसा डाल देते हो, कभी उससे कहते हो कि तुम कॉन्ट्रैक्ट कर लो जाके प्राइवेट कंपनी के साथ, कभी उससे कहते हो तुम मंडी छोड़ के प्राइवेट मंडी में बेचने चले जाओ। उसको खुद समझ में नहीं आता है कि आप हासिल क्या करना चाहते हो इस पूरी प्रोसेस से। आप क्या ये हासिल करना चाहते हो कि किसान अनाज का उत्पादन कम करे? अगर किसान अनाज का उत्पादन कम करे तो वो जो बाकी उगाए उसका बाजार दिखाओ, उसको जो बाकी पैदा करे उसके, या अनाज उगाए तो अनाज का बाजार दिखाओ, और या फिर अनाज वो कर रहा है तो उसे अनाज का बाजार दिखाओ। अगर आपके पास बाजार नहीं तो उसे निर्यात का रास्ता दिखाओ जिससे कि बाहर उसके पास जाए। हाँ, मतलब पूरी बहस में सरकार 50 बार बोल चुकी है कि किसान जहां मन हो वहां जाके बेचे। सरकार विराट उदारीकरण की तरह दिखाना चाह रही है कि भाई साहब मैंने किसान जहां मन वहां बेच रहा है। ऑब्वियसली व्यवहारिक रूप से किसान जहां मन वहीं बेच रहा है। मंडी वो क्यों बेचने जाता है, उसके दूसरे व्यवहारिक कारण है उसके। पर ऐसा कहां पुलिस लगी हुई है कि किसान का सामान, क्या है शिमला का सेब दिल्ली बिकने नहीं आता है, उत्तर प्रदेश का आलू नहीं। अब क्या है कि आप किसान कैसे बेचेगा? इंटरमीडिएट नेटवर्क की तो बेचेगा। पुणे में बनने वाली कार, पुणे का कार का प्रोडक्शन मैनेजर थोड़ी बेचने आता है दिल्ली में, उसके लिए तो एक इंटरमीडिएट नेटवर्क होगा ना, वो सेल करेगा उसको। वो इंटरमीडिएट नेटवर्क चोरी ना करे, उसे ठगे नहीं, ट्रांसपेरेंटली उसे पैसा दे। ये जिम्मेदारी लॉ मेकर्स की और लॉ रेगुलेटर्स, सिस्टमिक रिफॉर्म को चाहिए, वो रिफॉर्म चाहिए। तो अगर आप ये चाहते हो कि हम
बहुत ज्यादा नहीं खरीदना चाहते तो साफ साफ बोलो। आप धीमे धीमे उसे डाइवर्ट करो, उसे उन चीजों की तरफ प्रेरित करो। अब क्या अचानक सरकार आप अनाज उत्पादन हटाकर दूसरी चीजें उगाए, क्या दूसरी चीजें उगाए? आंवला उगाए, कौन खरीदेगा? कितनी डिमांड है? फल उगाएं, कितनी डिमांड है? सब्जी उगाएं, कितनी डिमांड है? हम इतनी सब्जी उगा लेते हैं, हमको सुबेरे अगर 2 घंटे, अगर कोई किसान 2 घंटे लेट पहुंचे बाजार में तो उसको कीमत नहीं मिलती। हाँ, दूसरी चीजें उगाओ, अनाज उगाना बंद कर दो, क्योंकि सरकार को अनाज खरीदने की मजबूरी है। अब सरकार ये हिम्मत के साथ नहीं कह पा रही कि उसके पास इतना अनाज का भंडार है, वो डिस्करेज करना चाहती है कि फार्मर फूड ग्रेड ना उगाए। फार्मर क्यों नुकसान में उगाएगा? कोई भी प्रोड्यूसर अपना प्रोड्यूस नुकसान में क्यों बेचेगा? उसे तो अगर बेटर प्रोड्यूस की प्राइस मिलेगी तो दूसरे प्रोड्यूस की तरफ चला जाएगा। और किसानों ने तो भारत में अपने आप को प्रोडक्शन प्रोसेस में इतनी तेजी से अपग्रेड किया है। सिद्धांत, कैसे भारत दूध की क्राइसिस वाले कंट्री से दूध का दुनिया का सबसे बड़ा उत्पादक देश बन गया? कोई एमएसपी नहीं है दूध का किसी भी तरीके का। केवल फार्मर को मार्केट दिखा, फार्मर को दिखाई पड़ा कि भारत में युवा आबादी बढ़ रही है, कंजम्पशन पैटर्न बढ़ रहे हैं, शहर बढ़ रहे हैं, दूध की खपत बढ़ेगी, तो चलो दूध के लिए 2 भैंस रखकर पैदा करना शुरू कर दिए। और इसी के सारे 2 भैंस से 3 भैंस, कहीं ऐसा नहीं है कि आपको डेनमार्क, न्यूजीलैंड और स्वीडन की तरह ह्यूज एनिमल फार्म दिखते हो, ऐसा नहीं है। 2 भैंस, 3 भैंस, 4 भैंस वाला किसान है, पर वो दूध पैदा करा क्योंकि उसको दिख रहा है कि दूध की डिमांड है मार्केट में। वो खुद भी दूध का कंज्यूमर है, वो वो भी जाकर दूध का पैकेट कभी लेकर आता है। तो उसने मार्केट देखा, प्रोड्यूस करना शुरू कर दिया। उसने सब्जी का मार्केट शहरों में देखा, वो रोज सब्जी लेकर शहर पहुंच जाता है क्योंकि उसको मार्केट दिखाई दे रहा। ये समस्या जो एग्रीकल्चर के साथ पूरी सीक्वेंसिंग की है ना, रिफॉर्म की, कि हम चाहते क्या है, हम हासिल क्या करना चाहते हैं। तो भ्रम में मुझे नहीं लगता कि किसान है, भ्रम में तो सरकार दिखाई दे रही कि वो इस पूरे प्रोसेस से हासिल क्या करना चाहती। तो ये जो कपिवत सुधारण है बंदर की तरह कि आपने कभी इस डाल पे कुछ किया फिर दूसरे डाल पर पहुंच गए, एक सीक्वेंस होता है। और भारत के अधिकांश इकोनॉमिक रिफॉर्म्स की सबसे बड़ी समस्या यह है कि उसमें सीक्वेंसिंग नहीं है, उसमें क्रम नहीं है। वो हमेशा राजनीतिक फायदे और लाभ के लिए ऊपर नीचे होते रहते हैं। कभी आप एमएसपी बढ़ा देते हैं, कभी एमएसपी पे बोनस बंद करा देते हैं। कभी आपको लगता है एमएसपी से महंगाई बढ़ती है, कभी आपको लगता है कि एमएसपी ना बढ़ने से गरीबी बढ़ती। अब अगर पॉलिसीज ऐसे वोलेटाइल होंगी, ऐसे चेंज होंगी, तो कोई भी कंफ्यूज हो जाएगा। और वो भ्रम हमें किसानों के अंदर दिख रहा है, इसलिए किसान जो है उनके पास उसे प्रोटेक्ट करने के लिए की डिमांड कर रहे हैं। उस हिस्से में आ चुके हैं अर्थात कि हम लोग, जिसका आप सब लोग बहुत बेसब्री से इंतजार करते हैं और कई कई बार कमेंट में लिखते बोलते हैं कि सर क्या लिख पढ़ रहे हैं आप लोग। पता नहीं, मेरा हफ्ता तो बहुत ही व्यस्त गुजरा है, फिर भी मैं कुछ ना कुछ तो पढ़ पाया हूँ। आप क्या लिख पढ़ सके, देख सके अंशुमान जी? ये हफ्ता काफी व्यस्त गया क्योंकि किसान आंदोलन था, तो कई बार इसे समझने के लिए लोगों से बात करने के लिए जाना पड़ा। पर एक किताब मैंने नई मंगाई थी, एम्प्टी प्लैनेट, जिस विषय पर हम लोग एक कार्यक्रम में चर्चा कर चुके हैं कि पॉपुलेशन कैसे रिसोर्स है है क्राइसिस नहीं है। इसमें बहुत अच्छी किताब आई है जो हमें बताती है कि कैसे 10 साल बाद, 20 साल बाद दुनिया की सबसे बड़ी समस्या आबादी ना होना होगी। तो वो किताब अभी मेरे पास कल पहुंची, मैंने आज ही उसको पढ़ना शुरू किया है। तो वो दिलचस्प किताब है जो पूरी की पूरी डेमोग्राफी की डिबेट को नए तरीके से समझने में हमारी मदद करती है। यही फिलहाल अभी इस हफ्ते की थी, कुछ पिछली किताबें थी। एनके सिंह की किताब खत्म की मैंने पढ़ के। हाँ, एनके सिंह का मेमोयर आया और एनके सिंह की किताब पढ़ के खत्म की, क्योंकि वो भारत के रिफॉर्म के पीरियड का एक मेमोयर है और उसका वो पार्ट एंड पार्सल रहे और आज भी काफी इकोनॉमिक पॉलिसीज का हिस्सा है। तो वो किताब भी हमें बहुत सारे ऐसे सवालों के जवाब देती जिनके बारे में आमतौर पर रहस्य रहता है। मैंने 2 चीज़ें पढ़ी, मतलब दोनों ही चीज़ें दोबारा पढ़ी मैंने एक पढ़ी, रॉबर्टो बोलानो एक कवि थे, उनकी किताब है, कविताओं का संकलन है रोमांटिक डॉग्स। तो मतलब शानदार कवि हैं, मतलब मेरे तो मनपसंद कवियों में से एक है रोमांटिक डॉग्स। जिनको भी मतलब मिले वो ज़रूर पढ़ लें, पतली सी किताब है, कुछ कविताएं हैं उसमें। और 6 दिसंबर को वो परिनिर्वाण दिवस था, अम्बेडकर का होता है ना। तो तो मतलब उस दिन बाबरी मस्जिद विध्वंस की भी बरसी होती है, तो वो अम्बेडकर के लिए भी जाना जाता है वो दिन। तो बाबरी मस्जिद विध्वंस पे कुछ किताबें थी, वो कुछ नोट्स वगैरह मैंने पुराने लेके रखे थे। तो कई 2-3 बार अयोध्या जा चुका हूँ, तो उसमें वो पढ़ा। और एनाहिलेशन ऑफ कास्ट जो अम्बेडकर का अम्बेडकर का है, हाँ, वो तो उसको वो जरूरी पढ़ने वो वाली बहुत ही जरूरी है किसी के लिए। मैंने चौथी या 5वीं बार फिर से पढ़ा उस दिन बहुत रात जरूरी में। किताब है वो। हाँ,
को फिर से पढ़ना चाहिए और सबको पढ़ना चाहिए, मुझे लगता है। बहुत ज़रूरी किताब है, अगर कास्ट को, क्लास को, तमाम चीज़ों का आप बहुत अच्छे तरीके से समझना चाहते हैं और किसी प्रोजेक्टेड तरीके से नहीं समझना चाहते हैं, तो सबसे ज़रूरी किताब है आपके लिए एनाहिलेशन ऑफ कास्ट, मुझे लगता है। पिछली बार आपने मुझे याद दिलाया था आपने वो गैब्रियल गार्सिया मार्केज की किताब का वो जो स्कैंडल ऑफ द सेंचुरी। हाँ, तो हाँ। मुझे हाँ, तो मुझे फिर मैंने ढूँढ के अपने बस्ते में से उस किताब को दोबारा दोबारा निकाला निकाला क्योंकि वो कई साल पहले पढ़ी हुई किताब थी। तो वो अच्छा, वो उसको पढ़ना इसलिए इंटरेस्टिंग है कि मैंने आपको बताया था ना कि सिमोन द बोलीवर पे एक सीरीज़ है इस पे नेटफ्लिक्स के ऊपर जिसने हाँ, लैटिन हाँ। अमेरिका को स्पेनिश रूल से आज़ाद कराया था। तो हुँ। बहुत सारे सारे रेफरेंसेस समझने के लिए तो मैंने वो दोबारा वो किताब गैब्रिएल गार्सिया मार्केज वाली पढ़ी। वो स्कैंडल ऑफ द सेंचुरी। अरे बहुत हाँ, बढ़िया किताब। अद्भुत किताब है वो। और हुँ। मार्केज वैसे भी कलम तो खैर उनकी बेजोड़ है ही। न्यूज़ रिपोर्ट्स तो मतलब एक अलग ही हाँ, दिशा में लेकर जाती है उनकी। इस हफ्ते का अर्थात था ये। कैसा लगा? कैसी बातचीत लगी? सवाल क्या हैं? कंसर्न्स क्या हैं? सुझाव क्या हैं? शिकायतें क्या हैं? सब लिख मारिए, कमेंट बॉक्स खुला है आप सभी लोगों के लिए। जुड़े रहिए, अपना ख़्याल रखिएगा। आप सभी लोगों का बहुत-बहुत शुक्रिया। धन्यवाद।